उस पल शिष्यों की भीड़ और भी ज्यादा उग्र हो गई और चिल्ला उठी। ये हास्यास्पद है। ये स्पष्ट है कि वे किन नान को मो ज़िशान से लड़ना चाहते हैं। जब दो बाघ एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो एक का घायल होना तय है। लानत है, क्या वाकई इस आउटर डोमेन ट्रायल में अब कोई नियम नहीं रह गया है? क्या बकवास है। मैंने आखिरकार आज बेशर्मी की परिभाषा देखी है। ओह, शिष्य सभी नांगोंग चेंग को दोषी ठहरा रहे थे। साथ ही ये शब्द पहले बुजुर्ग चेंग बियाओं पर भी निर्देशित थे। ये सुनने के बाद चेंग बियाओ अपनी सीट से उठे और एक खोखली हंसी के साथ कहा, यह संप्रदाय द्वारा दिए गए नियम है। अगर आप में से कोई भी इससे खुश नहीं है तो बेझिझक मेरे सामने आकर खड़े हो जाए, अन्यथा बकवास करने में समय बर्बाद करना बंद करें। अगर मैं किसी को अफवाहें बनाते हुए सुनूंगा तो मैं उन्हें अपने हाथों से हिरासत में लूंगा। शब्दों ने शिष्यों के सिर के ऊपर लटकी विशाल तलवारों की तरह काम किया, जिससे उनके हाव भाव बहुत बदल गए। अपने गुस्से के बावजूद वे चेंग बियाओं के अधिकार के तहत केवल चुप रह सकते थे। भीड़ में किन नान एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अप्रभावित था, क्योंकि उसने अपने पैरों को जमीन पर पटक दिया और रिंग पर उतर गया। इसके बाद मो ज़िशान भी रिंग में आ गया। मो ज़िशान ने एक सफेद पोशाक पहनी थी। उसकी कमर के चारों ओर एक बैज लटका हुआ था और उसके हाथ में एक पंखा था। वो एक विनम्र व्यक्ति था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली आभा आधे जियांटिन दायरे की स्थिति तक पहुंच गई थी, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। तब जज ने भावहीन चेहरे के साथ कहा, लड़ाई अब शुरू होती है। किन नान ने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन उसने धीरे से अपने स्टोरेज बैग से एक प्राचीन कृपाण निकाली। प्राचीन कृपाण क्रोध नाम के 7 महान पापों में से एक था। मो ज़िशान ने आंखें मूंद ली और हिले नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, किन नान, मेरी नजर में तुम एक योग्य प्रतिद्वंद्वी हो, जिसके खिलाफ मैं गंभीरता से लड़ना चाहूंगा। हालांकि मैं ये महसूस कर पा रहा हूं कि आज कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं ऐसी परिस्थितियों में तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। साथ ही मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए और नांगोंग चेंग को चुनौती देते हुए देखना पसंद करूंगा। ये कहने के बाद मो ज़िशान ने जज की तरफ देखा और कहा, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। किन नान दंग रह गया, क्योंकि उसने मो ज़िशान के हार मानने की उम्मीद नहीं की थी। वो एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, धन्यवाद। मो ज़िशान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर एक चमक के साथ उसकी आकृति भीड़ में समा गई। जज ने किन नान की तरफ देखा और घोषणा की। किन नान अगले चरण में आगे बढ़ गया। ये देखकर शिष्य चौंक गए। परीक्षण में उन लोगों का निर्धारण किया गया जो मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में प्रवेश करने में सक्षम थे, और ये भी नहीं कि पहले स्थान पर आने वाले को सम्राट समृद्ध गोली भी मिल सकती थी। ये अविश्वसनीय था कि मो ज़िशान ने आत्मसमर्पण करना चुना। इससे हर शिष्य की आंखें झपकने लगी और वे अपने दिल में मो ज़िशान का सम्मान करने लगे। इसके बावजूद नांगोंग चेंग के चेहरे पर मुस्कान तुरंत कठोर हो गई और उसकी अभिव्यक्ति बेहद अप्रिय हो गई। चेंग बियाओं की योजना के अनुसार किन नान अपने सभी दौरों में सभी शीर्ष प्रतिभाओं का सामना करेगा। भले ही किन नान की ताकत काफी प्रभावशाली थी, फिर भी वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देगा। मो ज़िशान। नांगोंग चेंग ने अपने दांत भींच लिए, क्योंकि उसकी आंखें जानलेवा इरादे से झपक रही थी। इस बीच मुकाबले होते रहे। 1 घंटे के समय के बाद परीक्षण का पहला चरण आखिरकार समाप्त हो गया। पहले चरण में कुल 399 शिष्यों को अयोग्य घोषित किया गया। केवल 30 शिष्य ही दूसरे चरण में आगे बढ़ पाए। 7वें बुजुर्ग ने भीड़ को आराम करने का समय नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी सीट से उठे और ऊंची आवाज में कहा, दूसरे चरण में 30 प्रतिभागी हैं। पिछले दौर की तरह विरोधियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। शीर्ष 10 तक नॉकआउट जारी रहता है और फिर शीर्ष 5 चुने जाते हैं। अंतिम 2 जो पहले कभी नहीं हारे हैं, वे फाइनल में जाएंगे। दूसरा चरण अब शुरू होता है। नंबर 1 बनाम 8
2 बनाम 13, 3 बनाम 20, 4 बनाम 5। शिष्यों के चेहरे उदास हो गए। ये पहला बुजुर्ग इतना बेशर्म था कि दूसरे चरण में भी उसने तुरंत किन नान का सामना चौथे स्थान पर रहने वाले जू यू से करवा दिया। चू यून और जियाओलिंग विशेष रूप से अपनी आंखों से आग उगल रहे थे और उनके शरीर पर हत्या का इरादा मजबूत हो गया। किन नान ने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन वो अब अपने हाथ में प्राचीन कृपाण क्रोध पकड़े हुए रिंग में खड़ा था। जू यू एक कठोर व्यवहार वाला व्यक्ति था। उसकी आभा हुआंगलोंग से काफी मिलती जुलती थी और वो सबसे पहले मुस्कुराकर बोला, किन्नान, मैं शुरू में तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम 5 तत्वीय रहस्यमयी चमक संरचना को तोड़ने और 5 अत्याचारी बाघों को कुचलने में सक्षम हो, इसलिए यह स्पष्ट है कि तुम्हारी ताकत अविश्वसनीय है। मैं जू यू प्रभावित हूं। अगर भविष्य में मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें फिर से चुनौती दूंगा। यह कहने के बाद एक झिलमिलाहट के साथ जू यू मुड़ा और रिंग से बाहर चला गया। जज ने तुरंत घोषणा की, किन नान शीर्ष 10 में आगे बढ़ गया है। इससे हर शिष्य की आंखें झपक उठीं। उनके दिलों में एक सुखद एहसास हुआ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मो जिशान के बाद जू यू भी रास्ता बनाने को तैयार हो जाएगा। नांगुंग चेंग और चेंग बियाओ दोनों के चेहरे पर अप्रिय भाव थे, क्योंकि चीजें उनके द्वारा योजना बनाई गई तरह से नहीं हो रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, केवल शीर्ष 10 प्रतिभागी ही बचे। इस बार किन नान का प्रतिद्वंद्वी हुआंगलोंग निकला। रिंग में किन नान और हुआंगलोंग एक दूसरे के बगल में खड़े थे और उन दोनों के शरीर से खतरनाक आभा निकल रही थी। हुआंगलोंग के पीछे 9 सुनहरी किरणें तैर रही थी। एक रक्त तलवार के साथ उसकी आंखें किन नान पर चिपकी हुई थी और उसके शरीर से एक भयंकर गड़गड़ाहट वाली आभा निकल रही थी, जिससे आसपास का तापमान गिर रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे नांगोंग चेंग और चेंग बियाओ ने राहत की सांस ली, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हुआंगलोंग तुरंत हार नहीं मानेंगे। हुआंगलोंग, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम इस द्वंद्व युद्ध का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। किन नान ने शांति से कहा, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे आत्मसमर्पण के बिना भी मैं अभी भी शीर्ष 5 में प्रवेश कर सकता हूं और नांगुंग चेंग को चुनौती दे सकता हूं। इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हुआंगलोंग की आंखें भयंकर रूप से चमक उठीं और उसने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, किन्नान, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसके शरीर से अर्धजियांटियन क्षेत्र और हथियार के साथ 21 पूर्णता चरण की आभा भीड़ की ओर फूट पड़ी। ऐसा लगा जैसे वो एक प्राचीन लड़ाकू जानवर में बदल गया हो, जो किन नान को घूर रहा हो और अगले ही पल उसकी ओर झपट पड़ेगा। किन नान भावहीन रहा, लेकिन उसकी आंखों से एक भयानक कृपाण इरादे का उत्सर्जन होने लगा। इस क्षण डोजों का माहौल और भी तीव्र हो गया। अब किसी भी क्षण एक महान युद्ध छिड़ सकता है। इसके बावजूद हुआंगलोंग ने अचानक अपनी आभा वापस ले ली और जोर से हंसने लगा। अरे, 1 महीने तक एकांतवास में रहने के बाद भी मैं अभी भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। इस परीक्षण में अपनी उंगली जलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। यह कहने के बाद हुआंगलोंग अपनी रक्त तलवार मार्शल स्पिरिट लेकर रिंग से नीचे चला गया। शिष्यों ने तुरंत उसके लिए रास्ता बनाया। नांगुंग चेंग और चेंग बियाओ अपनी मुट्ठी बंद करते हुए अपनी आंखें चौड़ी करके घूर रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरे स्थान पर रहने वाला हुआंगलोंग उस समय आत्मसमर्पण करने की पहल करेगा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हुआंगलोंग किन नान को हराने में असमर्थ था। किन नान की आंखें चमक उठीं और उसने हुआंगलोंग की पीठ को घूरते हुए खुद से कहा, ऐसा लगता है कि इस आदमी की रक्त तलवार मार्शल स्पिरिट मेरे शरीर के अंदर की आभा को पहचान सकती है। इसके बाद उसने अपना सिर हिलाया और रिंग से बाहर निकल गया। इसके बाद कुछ लड़ाइयां हुई, जिससे शीर्ष 5 शिष्यों की रैंकिंग निर्धारित हुई। वे थे किन नान,
नांगोंग चेंग, हुआंगलोंग, मोजिशान और दाहू, जो 5 अत्याचारी बाघों के नेता थे। लड़ाइयों में हुआंगलोंग और मोजिशान के बीच एक शानदार लड़ाई हुई, जिसे हुआंगलोंग ने जीत लिया और उसे तीसरा स्थान मिला। मोजिशान चौथे स्थान पर रहे और दाहू 5वें स्थान पर रहे। किन्नान और नांगोंग चेंग पहले स्थान के लिए बराबरी पर थे। 7वें एल्डर ने भीड़ को एक नजर से देखा, फिर उत्साहित स्वर में कहा, कुछ घंटों की लड़ाई के बाद हम आखिरकार शीर्ष 5 में आ गए हैं, जिसका मतलब है कि आउटर डोमेन ट्रायल अपने अंत के करीब है। अब फाइनल के लिए आइए हम आखिरी लड़ाई के लिए नांगोंग चेंग और किन्नान का रिंग में स्वागत करें। जैसे ही शब्द समाप्त हुए, 2 आकृतियां एक झटके में रिंग में उतरी। अगले ही पल, लगभग एक ही समय में उनके शरीर से एक बहुत बड़ा जानलेवा इरादा फूट पड़ा। इससे शांत डोजो तुरंत शोर में बदल गया। आखिरकार अंतिम लड़ाई शुरू हो गई थी। किन्नान या नांगोंग चेंग दोनों ही बाहरी क्षेत्र के शिष्यों के बीच अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों के बीच पहले से ही अनसुलझे व्यक्तिगत संघर्ष थे। इसलिए जैसे ही वे रिंग में उतरे, शिष्यों और बुजुर्गों सहित सभी का ध्यान इस भव्य युद्ध की ओर पूरी तरह से आकर्षित हो गया। हालांकि उस पल एक शक्तिशाली आभा तेजी से हवा से क्षेत्र में पहुंची। अपनी पीठ पर भाला लिए एक महिला युद्ध के मैदान से लौट रहे एक जनरल की तरह डोजों पर उतरी। उसके प्रवेश ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया और दृश्य को जीवंत बना दिया। वरिष्ठ बहन लीहोंग। ये वरिष्ठ बहन लीहोंग है, वो भी इस युद्ध को देखने के लिए यहां है। अपने अंतिम व्याख्यान में उसने किन्नान को एक बैज दिया। यह स्पष्ट है कि वो किन्नान का समर्थन करने के लिए यहां है। शिष्य अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। पहले बुजुर्ग के कामों की वजह से वे नांगोंग चेंग के खिलाफ पक्षपाती हो गए थे, इसलिए वे सभी किन्नान के पक्ष में हो गए थे। बुजुर्गों के बैठने की जगह पर बैठे बुजुर्ग हैरान थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लीहोंग किन्नान को पसंद करेंगे। हालांकि लीहोंग के आने के कुछ समय बाद एक और शक्तिशाली आभा उस क्षेत्र में आती हुई महसूस की जा सकती थी। साथ ही एक मार्शल सम्राट विशेषज्ञ की तरह दबंगई का भी संकेत था। इस समय बुजुर्ग भी चौंक गए। नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि मोली था। मोली लंबे समय से किन्नान का दुश्मन था, इसलिए वो आउटर डोमेन ट्रायल पर ध्यान दे रहा था। जब उसने सुना कि किन्नान ने नांगोंग चेंग और पहले बुजुर्ग को नाराज कर दिया है, तो वो बहुत खुश हुआ और तुरंत नांगोंग चेंग का समर्थन करने के लिए यहां आ गया। मोली की पहचान लीहोंग से बिल्कुल अलग थी और बड़ों के बैठने के क्षेत्र में मौजूद सभी बुजुर्ग तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए उठ खड़े हुए, जिनमें पहले बुजुर्ग भी शामिल थे। जूनियर भाई मोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको यहां देखूंगा। जूनियर भाई मोली यहां किसका समर्थन करने आए हैं? भतीजे मोली, मैंने आपको बहुत दिनों से नहीं देखा। ओह, मोली ने एक एक करके अभिवादन का उत्तर दिया और फिर उसने चेंग बियाओं की ओर देखा और हंसते हुए कहा, पहले बुजुर्ग, मैं यहां नांगोंग चेंग का समर्थन करने आया हूं। मेरी नजर में किन्नान निश्चित रूप से इस लड़ाई में हार जाएंगे। चेंग बियाओ इन शब्दों को सुनकर खुश हो गया, क्योंकि उसे नहीं लगा कि किन्नान मोली को नाराज करेगा, जो आंतरिक शिष्यों के तीसरे बुजुर्ग का बेटा था। डोजो में मौजूद शिष्यों ने यह देखकर अपने चेहरे सीधे कर लिए और उनके चेहरों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन्नान ऐसे भयानक व्यक्ति को नाराज करेंगे। इस बीच अचानक हंसी सुनाई दी। जूनियर भाई मोली बहुत आश्वस्त है, लेकिन मेरा भाई किन्नान निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीतेगा। यदि आप असहमत हैं या यदि पहला बुजुर्ग असहमत है, तो चलो शर्त लगाते हैं। एक युवक डोजो में आया, जो बड़ों के बैठने की जगह की ओर एक दबंग आभा उत्सर्जित कर रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गोंग यांग था। गोंग यांग की उपस्थिति को देखते ही मोली की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने एक खोखली हंसी निकाली। उसके सुझाव का जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि उसे विश्वास था कि नांगोंग चेंग लड़ाई जीत जाएगा,
लेकिन उसने गोंग यांग के साथ शर्त लगाने की हिम्मत नहीं की। वो पिछली शर्त से एक बार में 7,000 मार्शल सम्राट गोलियां खोने के विचार से अभी भी भयभीत था। चेंग बियाओ की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। उसे स्पष्ट रूप से किन नान की पृष्ठभूमि की समझ नहीं थी, क्योंकि उसे कभी नहीं पता था कि किन नान गोंग यांग के भाई हैं, जो आंतरिक शिष्यों में शीर्ष 10 में थे। वो किन नान को अपनी नजर में नहीं रख सकता था, लेकिन गोंग यांग का सामना करते समय ऐसा नहीं था, जिसे अधिकार के मामले में उसके बराबर माना जाता था। उस पल शिष्यों की भीड़ पूरी तरह से चकित थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नांगोंग चेंग और किन नान के बीच द्वंद्व युद्ध इतने सारे मशहूर लोगों को दर्शक बनने के लिए आकर्षित करेगा। जिस तरह से सीनियर भाई गोंग यांग ने मोली और पहले एल्डर को चुनौती दी, उससे यह स्पष्ट था कि वो किन नान का समर्थन करने के लिए यहां था। इस बीच रिंग में गोंग यांग की एंट्री को देखकर नांगोंग चेंग के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसने किन नान की ओर देखा और एक खोखली हंसी निकाली। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जूनियर भाई किन नान सीनियर भाई गोंग यांग के भाई होंगे। फिर भी मैं आज द्वंद्व युद्ध का विजेता बनूंगा। नांगोंग चेंग के शब्दों के साथ ही उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा तुरंत फूट पड़ी। आभा स्पष्ट रूप से जियांटिन दायरे की पहली परत से थी। उस पल हर कोई चौंक गया। क्या नांगोंग चेंग जियांटिन दायरे में कैसे पहुंच गया? अरे, क्या नांगोंग चेंग मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में प्रवेश नहीं करना चाहता? उसने जियांटिन दायरे को तोड़ने और पहुंचने का विकल्प क्यों चुना? अरे, अगर वो केवल आधे जियांटिन दायरे में होता तो सीनियर भाई निश्चित रूप से अपनी ताकत से उसे हरा सकता था। हालांकि वो एक नांगोंग चेंग के खिलाफ कैसे टिक सकता था जो जियांटिन दायरे में पहुंच गया है? सीनियर भाई किन नान हारने वाला है। किन नान या नांगोंग चेंग दोनों ही बाहरी क्षेत्र के शिष्यों के बीच अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों के बीच पहले से ही अनसुलझे व्यक्तिगत संघर्ष थे। इसलिए जैसे ही वे रिंग में उतरे, शिष्यों और बुजुर्गों सहित सभी का ध्यान इस भव्य युद्ध की ओर पूरी तरह से आकर्षित हो गया। हालांकि उस पल एक शक्तिशाली आभा तेजी से हवा से क्षेत्र में पहुंची। अपनी पीठ पर भाला लिए एक महिला युद्ध के मैदान से लौट रहे एक जनरल की तरह डोजों पर उतरी। उसके प्रवेश ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया और दृश्य को जीवंत बना दिया। वरिष्ठ बहन लीहोंग। ये वरिष्ठ बहन लीहोंग है। वो भी इस युद्ध को देखने के लिए यहां है। अपने अंतिम व्याख्यान में उसने किन नान को एक बैज दिया। यह स्पष्ट है कि वो किन नान का समर्थन करने के लिए यहां है। शिष्य अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। पहले बुजुर्ग के कामों की वजह से वे नांगोंग चेंग के खिलाफ पक्षपाती हो गए थे, इसलिए वे सभी किन नान के पक्ष में हो गए थे। बुजुर्गों के बैठने की जगह पर बैठे बुजुर्ग हैरान थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ली होंग किन नान को पसंद करेंगे। हालांकि ली होंग के आने के कुछ समय बाद एक और शक्तिशाली आभा उस क्षेत्र में आती हुई महसूस की जा सकती थी। साथ ही एक मार्शल सम्राट विशेषज्ञ की तरह दबंगई का भी संकेत था। इस समय बुजुर्ग भी चौंक गए। नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि मोली था। मोली लंबे समय से किन नान का दुश्मन था, इसलिए वो आउटर डोमेन ट्रायल पर ध्यान दे रहा था। जब उसने सुना कि किन नान ने नांगोंग चेंग और पहले बुजुर्ग को नाराज कर दिया है, तो वो बहुत खुश हुआ और तुरंत नांगोंग चेंग का समर्थन करने के लिए यहां आ गया। मोली की पहचान लीहोंग से बिल्कुल अलग थी और बड़ों के बैठने के क्षेत्र में मौजूद सभी बुजुर्ग तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए उठ खड़े हुए, जिनमें पहले बुजुर्ग भी शामिल थे। जूनियर भाई मोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको यहां देखूंगा। जूनियर भाई मोली यहां किसका समर्थन करने आए हैं? भतीजे मोली, मैंने आपको बहुत दिनों से नहीं देखा। ओह। मोली ने एक एक करके अभिवादन का उत्तर दिया और फिर उसने चेंग बियाओं की ओर देखा और हंसते हुए कहा, पहले बुजुर्ग, मैं यहां नांगोंग चेंग का समर्थन करने आया हूं। मेरी नजर में किन नान निश्चित रूप से इस लड़ाई में हार जाएंगे। चेंग बियाओ इन शब्दों को सुनकर खुश हो गया,
क्योंकि उसे नहीं लगा कि किन नान मोली को नाराज करेगा, जो आंतरिक शिष्यों के तीसरे बुजुर्ग का बेटा था। डोजो में मौजूद शिष्यों ने यह देखकर अपने चेहरे सीधे कर लिए और उनके चेहरों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन नान ऐसे भयानक व्यक्ति को नाराज करेंगे। इस बीच अचानक हंसी सुनाई दी। जूनियर भाई मोली बहुत आश्वस्त है, लेकिन मेरा भाई किन नान निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीतेगा। यदि आप असहमत हैं या यदि पहला बुजुर्ग असहमत है तो चलो शर्त लगाते हैं। एक युवक डोजो में आया जो बड़ों के बैठने की जगह की ओर एक दबंग आभा उत्सर्जित कर रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गोंग यांग था। गोंग यांग की उपस्थिति को देखते ही मोली की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने एक खोखली हंसी निकाली। उसके सुझाव का जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि उसे विश्वास था कि नांगोंग चेंग लड़ाई जीत जाएगा, लेकिन उसने गोंग यांग के साथ शर्त लगाने की हिम्मत नहीं की। वो पिछली शर्त से एक बार में 7,000 मार्शल सम्राट गोलियां खोने के विचार से अभी भी भयभीत था। चेंग बियाओं की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। उसे स्पष्ट रूप से किन नान की पृष्ठभूमि की समझ नहीं थी, क्योंकि उसे कभी नहीं पता था कि किन नान गोंग यांग के भाई हैं, जो आंतरिक शिष्यों में शीर्ष 10 में थे। वो किन नान को अपनी नजर में नहीं रख सकता था, लेकिन गोंग यांग का सामना करते समय ऐसा नहीं था, जिसे अधिकार के मामले में उसके बराबर माना जाता था। उस पल शिष्यों की भीड़ पूरी तरह से चकित थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नांगोंग चेंग और किन नान के बीच द्वंद्व युद्ध इतने सारे मशहूर लोगों को दर्शक बनने के लिए आकर्षित करेगा। जिस तरह से सीनियर भाई गोंग यांग ने मोली और पहले एल्डर को चुनौती दी, उससे यह स्पष्ट था कि वो किन नान का समर्थन करने के लिए यहां था। इस बीच रिंग में गोंग यांग की एंट्री को देखकर नांगोंग चेंग के हावभाव थोड़े बदल गए और उसने किन नान की ओर देखा और एक खोखली हंसी निकाली। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जूनियर भाई किन नान सीनियर भाई गोंग यांग के भाई होंगे। फिर भी मैं आज द्वंद्व युद्ध का विजेता बनूंगा। नांगोंग चेंग के शब्दों के साथ ही उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा तुरंत फूट पड़ी। आभा स्पष्ट रूप से जियांटियन दायरे की पहली परत से थी। उस पल हर कोई चौंक गया। क्या नांगोंग चेंग जियांटियन दायरे में कैसे पहुंच गया? अरे, क्या नांगोंग चेंग मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में प्रवेश नहीं करना चाहता? उसने जियांटियन दायरे को तोड़ने और पहुंचने का विकल्प क्यों चुना? अरे, अगर वो केवल आधे जियांटियन दायरे में होता तो सीनियर भाई निश्चित रूप से अपनी ताकत से उसे हरा सकता था। हालांकि वो एक नांगोंग चेंग के खिलाफ कैसे टिक सकता था जो जियांटियन दायरे में पहुंच गया है? सीनियर भाई किन नान हारने वाला है। हर कोई निश्चित रूप से जानता था कि जियांटियन क्षेत्र और बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र के बीच एक बड़ा अंतर था। दोनों अतुलनीय थे। हालांकि आज भीड़ ने किन नान को देखा था, जिसके पास केवल 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट और बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की साधना थी नांगोंग चेंग को दबाते हुए, जिसके पास 9वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट थी और वो जियांटियन क्षेत्र में पहुंच गया था। एक के बाद एक लगातार थप्पड़ों के कारण नांगोंग चेंग को वापस लड़ने का कोई मौका नहीं मिला। हर कोई जानता था कि किन नान ने रहस्यमय क्षेत्र के मामूली सफलता चरण में महारत हासिल कर ली थी। रहस्यमय क्षेत्र के साथ भी ये बहुत पागलपन भरा था, है ना? उस पल बुजुर्गों के बैठने के क्षेत्र में से एक बुजुर्ग ने चौंकते हुए स्वर में कहा कि नान आधे जियांटियन क्षेत्र में पहुंच गया है। उसकी साधना आधे जियांटियन क्षेत्र में है। नहीं, ये सही नहीं है। उसके शरीर के अंदर क्यूई इतनी अजीब है। ये पहली परत के जियांटियन दायरे के बराबर है। ये अताविक साधना है। अताविक साधना। इन शब्दों ने सभी को और भी चौंका दिया। किन नान जियांटियन दायरे की पहली परत तक पहुंच गया है। अताविक साधना आखिर है क्या? चेंग बियाओ और मोली दोनों ने अपने विचार एकत्र किए और उनके भाव अप्रिय हो गए। शुरू में उन्होंने मान लिया था कि नांगोंग चेंग को अपनी जियांटियन दायरे की ताकत से किन नान को हराने में कोई समस्या नहीं होगी।
कौन इस तरह के चौंकाने वाले परिणाम की उम्मीद कर सकता था कि नांगोंग चेंग को लगातार चेहरे पर थप्पड़ मारे गए और वापस लड़ने का कोई मौका नहीं मिला। यहां तक कि हुआंग लोंग, जियाओ लेंग और चू यून, जो किन नान से काफी परिचित थे, उनके होंठ हिल रहे थे। किन नान का प्रदर्शन बहुत चौंकाने वाला था। मो जिशान और जू यू के लिए वे दोनों ही हैरान रह गए। शुरू में उन्होंने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया क्योंकि वे पहले बुजुर्ग की नाइंसाफी से क्रोधित थे, ताकि किन नान के लिए रास्ता बनाया जा सके। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि किन नान को उनकी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वास्तव में उनका आत्मसमर्पण करना एक स्मार्ट विकल्प था। कुछ समय के लिए चुप रहने के बाद पूरा डोजो जोरदार जयकार से भर गया। हे भगवान, ये बहुत बढ़िया है। वरिष्ठ भाई किन नान ने नांगोंग चेंग के चेहरे पर लगातार थप्पड़ मारे। टस्क, वरिष्ठ भाई किन नान बहुत डरावने हैं। पहली परत के जियांटियन दायरे की ताकत बहुत भयानक है। ये कर्म है किसने गुरु और शिष्य को परीक्षण में हेरफेर करने के लिए कहा। शिष्यों को बहुत खुशी हुई, इस हद तक कि उनका खून भी खौलने लगा। शुरू में नांगोंग चेंग द्वारा प्रदर्शित की गई जियांटियन क्षेत्र की साधना को देखने के बाद उन्होंने मान लिया कि किन नान निश्चित रूप से युद्ध हार जाएगा। किन नान की ऐसी वापसी के बाद वे उत्साहित क्यों न हो। पहले बुजुर्ग चेंग बियाओ अब और बर्दाश्त नहीं कर सके और उनके माथे की नसें उभर आई और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, नांगोंग चेंग, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इस आदमी ने अताविक साधना का अभ्यास किया है जो नियमों के विरुद्ध है। जल्दी करो और अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करो। चिल्लाहट एक विस्फोटित ग्रेनेड की तरह महसूस हुई जिसने तुरंत नांगोंग चेंग को जगा दिया। उसने एक दहाड़ लगाई और उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर चला गया। नांगोंग चेंग के चेहरे को देखकर भीड़ ने गहरी सांस ली और फिर जोर से हंसने लगी। नांगोंग चेंग का रूप उसके सामान्य रूप से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसका पूरा चेहरा गांठों से सूजा हुआ था और उसकी आंखें एक छोटे से छेद में धंसी हुई थी, जिससे वो एक प्रफुल्लित करने वाला रूप दे रहा था। हंसी सुनने के बाद नांगोंग चेंग को लगा कि वो आग में घिर गया है, क्योंकि उसके भीतर क्रोध की लपटें उठ रही थी। उसकी छोटी आंखों में एक पागल चमक देखी जा सकती थी। किन्नान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी ताकत इतनी शक्तिशाली होगी, लेकिन तुम्हें आज हारना ही है। तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। नांगोंग चेंग ने दहाड़ लगाई और फिर उसने एक गोली निकाली और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। अगले ही सेकंड नांगोंग चेंग की आभा अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई, जहां ये दूसरी परत के जियांटियन दायरे तक पहुंच गई। हर किसी के चेहरे पर तुरंत भाव बदल गए, यहां तक कि गोंग यांग भी ये देखकर अपनी सीट से उठ गया और उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से ठंडा हो गया। पहले बड़े, ये बाहरी डोमेन परीक्षण है। नांगोंग चेंग उन्मादी राक्षसी गोली खाने की हिम्मत करता है। इसने निश्चित रूप से परीक्षण के नियमों को तोड़ा है। नियम या कोई नियम नहीं, ये मेरे निर्णय का मामला है, चेंग बियाओ ने दृढ़ रवैये के साथ कहा। भले ही वो गोंग यांग से भयभीत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उससे डरता था। इसके अलावा वो पहले से ही गुस्से में था जब उसने किन नान को भीड़ के सामने नांगोंग चेंग के चेहरे पर थप्पड़ मारते देखा। उसे अब कोई परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी, वो थी किन नान को हराना। शिष्यों की भीड़ ये शब्द सुनकर पागल हो गई, क्योंकि वे अचानक बोल पड़े, बेशर्म, हद से ज्यादा बेशर्म, बहुत बेशर्म। साधना को बढ़ावा देने के लिए उन्मादी राक्षसी गोली का उपयोग करना, ये एक परीक्षण कैसे हो सकता है? गुरु और शिष्य की ये जोड़ी बहुत बेशर्म है। न केवल उन्होंने पूरे परीक्षण में हेरफेर किया, बल्कि उन्होंने उन्मादी राक्षसी गोली भी खा ली, क्योंकि उनके पास कोई मौका नहीं था। चले जाओ, चले जाओ। नांगोंग चेंग को इस परीक्षण में भाग लेने का अधिकार नहीं है। ओह, पहले शिष्यों को पहले बुजुर्ग के अधिकार से डर लगता था, लेकिन अब वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर उनके दिमाग में आखिरी समझदारी नहीं होती,
तो वे निश्चित रूप से उसकी ओर झपट पड़ते और दंगा करते। मोली ये देखकर उत्साहित था। हालांकि किन्नान नांगोंग चेंग को दबाने में सक्षम था, क्योंकि नांगोंग चेंग की साधना दूसरी परत के जियांटियन दायरे तक बढ़ गई थी। किन्नान अपनी ताकत के बावजूद उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। मुझे उम्मीद है कि नांगोंग चेंग किन्नान को मार डालेगा। मो ली ने एक भयानक मुस्कान निकाली। इस बीच उन्मादी राक्षसी गोली खाने के बाद नांगोंग चेंग की छोटी छोटी आंखें तुरंत लाल हो गई और किन्नान पर चिपक गई और उसने एक बड़ी दहाड़ लगाई। किन्नान, तुम जैसे कूड़े के छोटे टुकड़े की हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपंग बना दूंगा। नांगोंग चेंग ने अपना मार्शल स्पिरिट ब्लेड उठाया और एक बड़ा वार किया। वार में दूसरे स्तर के जियांटियन दायरे की ताकत थी, जो एक विशाल पर्वत की तरह महसूस होता था, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। वार में 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक के मार्शल स्पिरिट की ताकत भी थी। साथ ही हथियार के साथ परफेक्शन स्टेज ऑफ 1 का ब्लेड इंटेंट भी था। यहां तक कि तीसरे स्तर के जियांटियन दायरे की साधना करने वाला कोई भी व्यक्ति इसका सामना करते हुए घबरा जाएगा। उस पल सभी के चेहरे पर बहुत ज्यादा भाव बदल गए, क्योंकि वे वार से आने वाली खतरनाक ताकत को महसूस कर सकते थे। यहां तक कि गोंग यांग, जो कि किन्नान पर अविश्वसनीय रूप से आश्वस्त था, उसका चेहरा अप्रिय हो गया, क्योंकि उसने अपनी मुट्ठियां कस ली, जिससे उसकी नसें बाहर निकल आई। अगर किन्नान की जान को खतरा होता तो वो उसे हर कीमत पर बचाने के लिए हस्तक्षेप करता। इसके बावजूद किन्नान के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। अभी किन्नान के डेंटिन ने क्यूई का एक बड़ा स्रोत, असाधारण एटाविस्टिक क्यूई, जमा कर लिया था। इसकी मोटाई दूसरी परत के जियांटियन दायरे के बराबर थी। यही कारण था कि वो नांगोंग चेंग को दबाने में सक्षम था। यही कारण था कि नांगोंग चेंग को उन्मादी राक्षसी गोली का सेवन करके अपनी साधना को बढ़ावा देते हुए देखने के बाद भी उसकी अभिव्यक्ति अप्रभावित रही। अंत में सभी के ध्यान में किन्नान की आकृति हिल गई। किन्नान बस जमीन पर रुक गया, जिसके बाद प्राचीन कृपाण क्रोध से एक शक्तिशाली कृपाण इरादा निकाल दिया गया, जिसने नांगोंग चेंग पर वार करने वाले एक प्राचीन कृपाण का रूप ले लिया। उस पल सभी के दिल कांप उठे, क्योंकि उनकी आंखें आश्चर्य से भर गई। ये किस तरह का वार था? कृपाण इरादा अविश्वसनीय रूप से अत्याचारी था, जिसमें कमजोरी का कोई संकेत नहीं था, जैसे कि वार के सामने कुछ भी नष्ट हो जाएगा। चेंग बियाओ, जो क्रोध में डूबा हुआ था, और पहले से हैरान मोली, इस पल में उनके भाव बहुत बदल गए थे। नांगोंग चेंग के लिए जो स्लैश का सामना कर रहा था, जैसे ही उसने शक्तिशाली कृपाण इरादे को आते देखा, उसके चेहरे पर जानलेवा इरादे और गुस्सा तुरंत जम गया। उसका दिल पूरी तरह से आतंक से भर गया और उसने चिल्लाया, तुम! इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, स्लैश उसकी तलवार पर आ गिरा। धमाका! एक विस्फोट की आवाज आई। भीड़ ने नांगोंग चेंग के शरीर को पीछे की ओर उछलते हुए देखा, क्योंकि उसने बहुत सारा खून उगल दिया था, और फिर वो मरने के करीब पहुंच गया। हवा में एक स्लैश ने प्रतिभा को हरा दिया। ये देखकर शिष्य दंग रह गए। ये तब भी उचित होता यदि किन्नान प्रथम स्तर के जियांटियन क्षेत्र की शक्ति के साथ प्रथम स्तर के जियांटियन क्षेत्र के नांगोंग चेंग को हरा देता। हालांकि सच्चाई यह थी कि किन्नान केवल एक ही क्षमता के साथ द्वितीय स्तर के जियांटियन क्षेत्र के नांगोंग चेंग को हराने में सफल रहा। क्या इसका मतलब यह है कि किन्नान की वास्तविक शक्ति तृतीय स्तर के जियांटियन क्षेत्र के बराबर थी? प्रथम स्तर के जियांटियन क्षेत्र के साधक का तृतीय स्तर के जियांटियन क्षेत्र के बराबर होना कितना महत्वपूर्ण होगा? इसे असंभव माना जाता था। इसे मिथक माना जा सकता था, क्योंकि ये ऐसा कुछ था जो सपने में भी नहीं हो सकता था। हालांकि किन्नान ने बिना किसी धोखाधड़ी के ऐसी उपलब्धि हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। नांगोंग चेंग बढ़ी हुई पुतलियों के साथ जमीन पर लेटा था। उसकी आंखें बहुत सदमे से भरी हुई थी। शुरू में उसकी उम्मीदों में
किन्नान की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था, और उसने ये भी सोचा कि उसके पास पहले स्तर के जियांटियन दायरे की ताकत हो सकती है। इसलिए चेंग बियाओ ने उसे उन्मादी राक्षसी गोली दी थी। हालांकि उन्मादी राक्षसी गोली खाने के बाद भी वो हार गया था। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए सिर्फ एक ही कौशल की जरूरत थी। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? नांगोंग चेंग ने बड़बड़ाते हुए अपने विचार खोना शुरू कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। इस बीच मो ली अपने सदमे से उबर गया और अपनी लार निगलते हुए किन्नान की ओर देखा। उस पल मो ली को खतरे का एहसास हुआ, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अपनी मार्शल सम्राट शक्ति के साथ भी इसने उसे अभी भी कांपने पर मजबूर कर दिया। मो ली काफी अनुभवी था। उसकी याद में केवल रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के सुपर जीनियस ही किसी ऐसे व्यक्ति को हराने की क्षमता रखते थे जिसकी साधना 2 स्तर ऊपर थी। अब क्या किन्नान ने वही किया जो केवल एक सुपर जीनियस ही कर सकता है? जहां तक चेंग बियाओ का सवाल है, वो सीधे सामने देखता रहा, क्योंकि उसका दिमाग लगातार गूंजता रहा, जिससे वो सोचने की क्षमता खो बैठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस शिष्य पर उसे गर्व था, वो उन्मादी राक्षसी गोली खाने के बाद भी किन्नान से हार गया। इस किन्नान के पास केवल 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट थी। वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? शिष्यों की भीड़ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और शिष्यों के चेहरे पर उत्साह देखा जा सकता था। ये बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा। वरिष्ठ भाई के नान बहुत अच्छे हैं। वरिष्ठ भाई के नान निश्चित रूप से प्रथम रैंक वाले हैं। जहां तक उस नांगोंग चेंग की बात है, उसे चले जाना चाहिए। पहले पहले वरिष्ठ भाई के नान पहले आए। ओह, उस पल जियाओलिंग और चू यू का गुस्सा खुशी में बदल गया। उन पर पहले एल्डर ने किन्नान के साथ उनके रिश्ते के कारण हमला किया, जिसके कारण उन्हें दूसरे चरण में प्रवेश करने से पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब जबकि नांगोंग चेंग अभी भी किन्नान से हार गया था, तो वे उत्साहित क्यों न हो? मो ज़ेशान और जू यू के लिए उन्होंने अपने सिर हिलाए और हल्की आहें भरी। यहां तक कि हुआंग लोंग, जिसे युद्ध की बहुत इच्छा थी, कुछ देर तक किन्नान को देखता रहा। फिर आखिरकार उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले जब हुआंग लोंग किन्नान का सामना कर रहा था, तो उसे किन्नान के शरीर के भीतर एक भयानक शक्ति छिपी हुई महसूस हो रही थी, जो कि जियांटियन दायरे से कहीं कमजोर नहीं थी। इसके बावजूद हुआंग लोंग को उम्मीद नहीं थी कि किन्नान की ताकत तीसरी परत वाले जियांटियन दायरे के बराबर होगी। चुप रहो तुम सब। अचानक एक तेज दहाड़ सुनाई दी। हर शिष्य का दिल धड़क उठा और वे सहज रूप से शांत हो गए और उनके चेहरे पर उलझन भरे भाव थे। उस पल चेंग बियाओ के सिर पर हरी नसें देखी जा सकती थी और उसकी आंखों से क्रोध की लपटें निकल रही थी। पहले बुजुर्ग की भूमिका निभाने के बाद चेंग बियाओ का बाहरी क्षेत्र के किसी शिष्य पर इतना गुस्सा होना पहली बार था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने इस बाहरी क्षेत्र के परीक्षण में जबरदस्ती हस्तक्षेप किया था। परीक्षण के पहले दौर को अवयवों और गोलियों की पहचान करने के लिए बदल दिया था, ताकि नांगोंग चेंग पहले स्थान पर आ सके। हालांकि चेंग बियाओ को उम्मीद नहीं थी कि किन्नान गोली कीमिया के लिए इतनी शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और उनसे पहला स्थान छीन लेंगे। पहले दौर में हारने के बाद भी चेंग बियाओ ने दूसरे दौर में हस्तक्षेप करना जारी रखा। किन्नान के दोस्तों जियाओलिंग और चू यून को अयोग्य घोषित करके किन्नान को हरा दिया। हालांकि न केवल किन्नान पीछे नहीं हटा, बल्कि इसने युद्ध के लिए उसके इरादे को और मजबूत कर दिया, जिसने उसे नांगोंग चेंग के साथ फाइनल तक पहुंचा दिया। सबसे अप्रत्याशित बात यह थी कि नांगोंग चेंग, जिसने उन्मादी राक्षसी गोली खा ली थी, एक ही हमले में किन्नान से हार गया। इसका मतलब यह था कि मार्शल प्रॉस्परस गोली और अन्य लाभ सभी किन्नान द्वारा छीन लिए गए।
उसने जो भी तैयारियां की थी वे पूरी तरह से बेकार थी। वो कैसे क्रोधित नहीं हो सकता था? चेंग बियाओ की आंखें जानलेवा इरादे से चमक उठीं और एक दबंग आभा उत्सर्जित हुई, जबकि उसने किन नान को घूरते हुए चिल्लाया, किन्नान, ये द्वंद्व युद्ध गिनती में नहीं आता। इसके अलावा आपने अताविक साधना का अभ्यास करके नियमों को तोड़ा है, या ये संभव है कि आपने कुछ निषिद्ध गोलियां खा ली हों। मैं रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता हूं और आपके अपराध के आधार पर मैं आपको रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय द्वारा निर्वासित घोषित करता हूं। आप अब रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं। चिल्लाने से हर शिष्य के दिमाग में हलचल मच गई, क्योंकि उनके चेहरे बहुत गुस्से से भर गए थे। किन नान ने नांगोंग चेंग को हरा दिया था, लेकिन चेंग बियाओ ने कहा कि यह गिनती में नहीं आता। इतना ही नहीं, उसने शिष्य के रूप में किन नान की पहचान को भी समाप्त करने की योजना बनाई। यह कितना बेशर्म और कायराना कृत्य है। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम पक्षपाती हो। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। आप जैसे प्रथम एल्डर को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। लानत है, आप जैसे व्यक्ति प्रथम एल्डर की भूमिका कैसे ले सकते हैं? शिष्य पूरी तरह से क्रोधित थे। ऐसा लग रहा था कि भीड़ से एक आभा फूट पड़ी है, जिसका उद्देश्य दंगा करना था। जहां तक गोंग यांग का सवाल है, जो पूरी लड़ाई में एक दर्शक था, वो अपनी सीट से उठा, मार्शल सम्राट की आभा बिखेरते हुए और ठंडे स्वर में कहा, प्रथम एल्डर, यहां हर कोई लड़ाई देख रहा था। क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ इसलिए सच्चाई को तोड़मरोड़ सकते हैं क्योंकि आप प्रथम एल्डर हैं? बड़ों के बैठने की जगह पर बैठे अन्य बुजुर्गों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रथम एल्डर इतनी बेरमी से काम करेगा। इस बीच रिंग में किन्नान स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। बकवास बंद करो। पहले बुजुर्ग ने एक मजबूत आभा उत्सर्जित की और उनकी बातों की अनदेखी करते हुए गरजती हुई आवाज में कहा, गोंग यांग, तुम एक आंतरिक शिष्य हो। यह बाहरी शिष्य का काम है, जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जहां तक अन्य शिष्यों की बात है, अगर तुम सभी इस तरह का उपद्रव करते रहे तो तुम्हें किन नान का साथी माना जाएगा। मैं अब शिष्य मंडल को इसे संभालने दूंगा। चेंग बियाओ ने अपना हाथ उठाया और एक झटके के साथ एक रून को प्रकाश की किरण के रूप में आकाश में फेंक दिया। केवल 5 सांसों की अवधि में 10 से अधिक मजबूत आभाएं क्षेत्र की ओर आती हुई महसूस की गई। लोगों के समूह में नेतृत्व करने वाले ने भावहीन चेहरा और एक सफेद लबादा पहना हुआ था। लबादे की आस्तीन पर अनुशासन शब्द उकेरा हुआ था, जो अनुशासन मंडल से किसी व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान प्रदर्शित करता था। शिष्यों की भीड़ थोड़ी स्तब्ध थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पहला बुजुर्ग अनुशासन मंडल से लोगों को तुरंत बुलाएगा। यहां तक कि गोंग यांग ने भी लोगों के समूह को देखकर सहज रूप से अपनी भौहें सिकोड़ ली। अनुशासन के हॉल से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने डोजो में पहुंचने के बाद भीड़ को स्कैन किया, इससे पहले कि उसकी नजर एक झिलमिलाहट के साथ पहले एल्डर पर पड़ी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, मैं अनुशासन के हॉल का उपनेता हूं। वरिष्ठ भाई चेंग बियाओ, क्या यहां कुछ गड़बड़ है जो आपने मेरे लिए बुलाया है? यह सुनने के बाद कई शिष्यों के भाव बहुत बदल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति अनुशासन के हॉल का उपनेता होगा। इतना ही नहीं, शिष्य आसानी से बता सकते थे कि अनुशासन के हॉल का उपनेता पहले एल्डर के काफी करीब था। पहले बुजुर्ग की आंखें बर्फीली चमक से भर गई थी जब उसने अपनी उंगली किन नान की ओर उठाई और कठोर स्वर में कहा, 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वाले इस लड़के ने एटाविस्टिक कल्टिवेशन का अभ्यास करने के बाद पहले स्तर के जियांटियन दायरे की ताकत हासिल की। हालांकि वो नांगोंग चेन को हराने में सक्षम था, जिसके पास 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट और दूसरे स्तर के जियांटियन दायरे की खेती का आधार था। ये उसके एटाविस्टिक कल्टिवेशन के साथ भी असंभव है। इसलिए इस लड़के ने किसी तरह की प्राचीन गोली खा ली होगी और नियमों को तोड़ा होगा। इसलिए
मैंने आपको अनुशासन के हॉल से एक शिष्य के रूप में उसकी पहचान को समाप्त करने और उसे संप्रदाय से बाहर निकालने के लिए बुलाया है। इन शब्दों ने सभी के दिलों की धड़कन को रोक दिया। शुरू में गुस्सा होने के बावजूद वे इस समय बोल नहीं सकते थे। अब जब अनुशासन के हॉल के उपनेता यहां थे, अगर वे पहले बुजुर्ग का विरोध करते तो क्या उन्हें भी निर्वासित कर दिया जाता? केवल मोली ही खुशी से भर गया था। अगर आज किन नान को निर्वासित कर दिया जाता तो वो अपने खाली समय में किन नान से निपट पाता। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हैरान था और उसके पीछे अनुशासन के बुजुर्ग भी। एक प्रथम स्तर के जियांटियन दायरे के अताविक साधक ने एक दूसरे स्तर के जियांटियन दायरे के प्रतिद्वंद्वी को एक बड़ी मार्शल स्पिरिट से हराया। असंभव। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसके चेहरे पर ठंडक छा गई। इससे पहले कि वो कहे, बाहरी क्षेत्र का पहला बुजुर्ग सच बोल रहा है कि नान ने नियम तोड़े हैं, इसलिए वो आज से रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का शिष्य नहीं है। शब्दों को अचानक बिजली गिरने जैसा महसूस हुआ। शुरू में उग्र हुए शिष्यों की भीड़ के चेहरे उसी क्षण पीले पड़ गए और वे सभी सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बस कुछ ही सांसों में किन नान को रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय से निर्वासित कर दिया जाएगा। उस क्षण भले ही वे किन नान का समर्थन करते हों, भले ही वे क्रोधित हों, लेकिन वे अनुशासन के हॉल के उपनेता को चुनौती देने का साहस खो चुके थे। गोंग यांग का चेहरा ठंडा हो गया क्योंकि उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, उपनेता झाओ, आप उन शब्दों को सुनने के तुरंत बाद मेरे भाई को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रथम स्तर के जियांटियन दायरे के अताविक साधक के लिए दूसरे स्तर के जियांटियन दायरे में किसी को हराना असंभव है? उपनेता झाओ चौंक गए। उन्होंने गोंग यांग को बाहरी शिष्य का भाई होने की उम्मीद नहीं की थी और वे आवाज उठाने और उसका बचाव करने के लिए तैयार थे। किसी भी अन्य अवसर पर उपनेता झाओ निश्चित रूप से गोंग यांग के प्रति अपना सम्मान दिखाते। हालांकि इस समय ऐसा नहीं था, क्योंकि वे चेंग बियाओ के शिष्य हुआ करते थे, इसलिए वे चेंग बियाओ के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। उपनेता झाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर भाई गोंग यांग, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अनुशासन का हॉल केवल नियमों को लागू कर रहा है। यह सुनकर गोंग यांग लगभग हंस पड़े। भीड़ में से कौन ये नहीं बता सकता था कि वे जानबूझकर किन नान को परेशान कर रहे थे? गोंग यांग ने अपना सिर हिलाया। उनका रवैया बहुत दृढ़ नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा, यदि उपनेता झाओ मेरी सलाह नहीं मानेंगे तो मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मेरी एकमात्र सलाह यह है कि मुझे आशा है कि आपने जो निर्णय लिया है उसे करने पर आपको पछतावा नहीं होगा। गोंग यांग के शब्दों ने शिष्यों को भ्रमित कर दिया। उपनेता झाओ ने मन ही मन हंसी निकाली। उसे इसका कभी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल एक बाहरी शिष्य शामिल था। इसके बावजूद पिछली समस्या के सुलझने से पहले और भी समस्याएं शुरू हो गई। जियाओ लेंग और चू यू शुरू में थोड़ी देर झिझकने के बाद आगे बढ़े और दृढ़ भाव से कहा, अगर किन नान को निर्वासित किया जाना है तो हमें भी निर्वासित करें। जियाओ लेंग और चू यू के अलावा हुआंग लोंग ने भी आगे बढ़कर स्वेच्छा से कहा। आश्चर्यजनक रूप से मो जिशान और जू यू, जो किन नान के बहुत करीब नहीं थे, ने भी अपने चेहरे पर दृढ़ भाव के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। ये देखकर पहला बुजुर्ग जोर से हंसा। अच्छा, 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 ऐसा लगता है कि तुम पांचों सभी किन नान के साथ ही हो। अगर ऐसा है तो मैं उपनेता झाओ से अनुरोध करता हूं कि उन्हें भी संप्रदाय से निर्वासित कर दे। उपनेता झाओ ने उनकी ओर देखने की जहमत नहीं उठाई और हाथ हिलाते हुए कहा, आज से तुम पांचों रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के शिष्य नहीं हो। उपनेता झाओ की नजर में 5 बाहरी शिष्यों को निर्वासित करना कोई बड़ी बात नहीं थी, जिससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बुजुर्गों के बैठने के क्षेत्र में बैठे दूसरे बुजुर्ग ऐसे स्तब्ध थे मानो उन पर जादू कर दिया गया हो। वे ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि उनका प्रिय शिष्य उन 5 लोगों में से है
जिन्हें अभी अभी निर्वासित किया गया है। शिष्यों की भीड़ ने अपने चेहरे जलते हुए महसूस किए, इतना कि उनमें से कुछ ने शर्म से अपना सिर नीचे झुका लिया। हालांकि उस पल एक ठंडी आवाज सुनी जा सकती थी, रुको। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि किन्नान था। किन्नान का चेहरा बर्फ से भरा हुआ था और उसकी आंखों से क्रोध की लपटें निकल रही थी। इस बार वो गंभीर रूप से क्रोधित था। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि पहला एल्डर इतना बेशर्म और अधर्मी होगा कि उसे तुरंत संप्रदाय से बाहर निकाल देगा। उसने अनुशासन के हॉल के उपनेता के साथ मिलकर बिना किसी जांच के सीधे उन्हें दोषी ठहरा दिया। किन्नान के शब्दों ने तुरंत सभी का ध्यान खींचा। नांगुंग चेंग, जो अभी भी कमजोर अवस्था में जमीन पर लेटा हुआ था, जोर से हंसा और बोला, किन्नान, तुम क्या कह सकते हो? तो क्या हुआ अगर तुमने आज मुझे हरा दिया? आज के बाद से तुम अब रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के शिष्य नहीं हो। पहला स्थान अभी भी मेरा है। नांगुंग चेंग का चेहरा तिरस्कार से भर गया। पहले एल्डर ने भी उसे ठंडेपन से देखा, जैसे कि वह किसी चींटी को देख रहा हो। किन्नान ने नांगुंग चेंग की ओर देखा, फिर उसकी नजर उपनेता झाओ पर पड़ी और उसने कठोर स्वर में कहा, उपनेता झाओ, आपको किसी भी जांच से पहले रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय से हमें निर्वासित करने का अधिकार किसने दिया? परीक्षण पूरी तरह से पहले बुजुर्ग द्वारा हेरफेर किया गया था। आप पहले बुजुर्ग के रूप में उसकी पहचान क्यों नहीं समाप्त करते? क्या इस तरह से अनुशासन के हॉल को नियमों को लागू करना चाहिए? ये कहते हुए किन्नान ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सवाल किया, आप जैसा व्यक्ति अनुशासन के हॉल का उपनेता कैसे हो सकता है? भीड़ पूरी तरह से हैरान थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन्नान उस पल भड़क उठेंगे और सीधे उपनेता झाओ को चुनौती देंगे। क्या किन्नान को लगा कि स्थिति काफी परेशान करने वाली नहीं थी? किन्नान द्वारा पूछे जाने के बाद उपनेता झाओ के विचारों की श्रृंखला खो गई। अपने विचारों को इकट्ठा करने के बाद वो तुरंत हंस पड़े। अनुशासन के हॉल के उपनेता के रूप में उनके पास बहुत अधिकार था। यहां तक कि प्रथम बुजुर्ग की भूमिका भी उनके लिए अतुलनीय थी। एक साधारण बाहरी शिष्य को इतनी हिम्मत कहां से मिली कि वह उन्हें चुनौती दे सके? उपनेता झाओ ने अपना हाथ हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, संप्रदाय के नियमों के अनुसार आपके शब्द एक गंभीर अपराध के रूप में काम करते हैं। अनुशासन के बुजुर्गों, मेरी आज्ञा सुनो। अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके इस आदमी को तुरंत मार डालो। रोजर दैट। उपनेता झाओ के पीछे अनुशासन के बुजुर्गों ने अपने चेहरे पर भयानक मुस्कान दिखाई और अपनी आभा का उत्सर्जन किया। वे सभी मार्शल सम्राट क्षेत्र को प्राप्त कर चुके थे। उस पल सभी के भाव बहुत बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उपनेता झाओ इतने दबंग होंगे कि किन्नान को सीधे मारने का आदेश दे देंगे। दूसरी ओर नांगुंग चेंग और मोली बेहद उत्साहित थे। अब उनके पास अपने दुश्मन को अपने सामने मरते हुए देखने का मौका था, इसलिए जाहिर है वे उत्साहित होंगे। किन्नान का चेहरा ठंडा हो गया जब उसने स्कारलेट फंगेड पर्पल ड्रैगन बैज निकाला और कहा, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और ध्यान से देखो कि ये कौन सा बैज है। तुम कौन हो जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? स्कारलेट फंगेड पर्पल ड्रैगन बैज तेजी से वाइस लीडर झाओ की दिशा में उड़ गया। ये कौन सा घटिया बैज है? उम्मीदों के विपरीत वाइस लीडर झाओ ने बैज को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने अपना हाथ लहराया और बैज की ओर एक बल छोड़ा, जिससे वो टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर उसने जानलेवा इरादे से कहा, अनुशासन करने वाले बुजुर्गों, इस आदमी ने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। उसने निश्चित रूप से संप्रदाय के नियमों को तोड़ा है। तुरंत हमला करो और उसे हजारों स्लैश निष्पादन का स्वाद चखाओ। हजारों स्लैश निष्पादन रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय की क्रूर यातनाओं में से एक था। एक विशेष तकनीक का उपयोग करके जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था, उसका मांस कम से कम 1000 बार काटा जाता था। व्यक्ति तुरंत नहीं मरता था, लेकिन उसे लंबे समय तक यातनाएं दी जाती थी।
ये यातना केवल उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती थी जिन्होंने गंभीर अपराध किए थे। उपनेता झाओ ने अब किन्नान के साथ ऐसा व्यवहार किया था जैसे उसने कोई गंभीर अपराध किया हो। हालांकि किन्नान और गोंगयांग दोनों के चेहरे पर एक भाव था, जैसे कि उन्होंने उपनेता झाओ के शब्द नहीं सुने हों। उन दोनों को उम्मीद नहीं थी कि उपनेता झाओ अपने हाथों से स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैज को टुकड़ों में तोड़ देंगे। दूसरी ओर उपनेता झाओ और चेंग बियाओ ने कभी भी बैज को कोई गंभीर बात नहीं माना। भले ही बैज की कुछ पृष्ठभूमि थी, लेकिन यह ज्यादा से ज्यादा एक आंतरिक बुजुर्ग का बैज था जिससे डरने की कोई बात नहीं थी। मार डालो। 10 से ज्यादा अनुशासनात्मक बुजुर्गों ने जानलेवा इरादे से दहाड़ते हुए किन्नान की ओर झपट्टा मारा। यह देखकर चेंग बियाओ के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में तिरस्कार भरी नजर आ रही थी। क्या तुम प्रभावशाली नहीं हो, किन्नान? अवयवों और गोलियों की पहचान करने के दौर में प्रथम आना, मुझसे 4 लाख जियांटिन गोलियां जीतना, और यहां तक कि नांगोंग चेंग को हराकर परीक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करना। तो क्या हुआ? तुम्हारा जीवन और मृत्यु अभी भी मेरे नियंत्रण में है, बेवकूफ। एक पल के लिए चौंकने के बाद गोंगयांग क्रोधित हो गया और उसके शरीर से अनुशासनात्मक बुजुर्गों की ओर एक मार्शल सम्राट आभा फूट पड़ी। गोंगयांग आंतरिक शिष्यों में एक वास्तविक शीर्ष 10 सुपर जीनियस था। 10वीं कक्षा के हुआंग ने मार्शल स्पिरिट का दर्जा प्राप्त किया था और तीसरी परत के मार्शल सम्राट दायरे में पहुंच गया था। उसकी ताकत इन अनुशासनात्मक बुजुर्गों का सामना करने के लिए पर्याप्त थी, केवल प्रथम स्तर के मार्शल सम्राट क्षेत्र की साधनाओं के साथ। अनुशासनात्मक बुजुर्गों के हावभाव बहुत बदल गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गोंगयांग क्रूर बल का उपयोग करके हस्तक्षेप करेंगे। उपनेता झाओ भी दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने फिर दहाड़ लगाई। गोंगयांग, तुम वास्तव में साहसी हो। जब अनुशासन का हॉल नियमों को लागू कर रहा है तो तुम हस्तक्षेप करने की हिम्मत करते हो। जब मैं ये सब कर लूंगा तो अनुशासन का हॉल निश्चित रूप से तुमसे मिलने आएगा। मैं इसे खुद संभालूंगा। मैं अपने सामने खड़े किसी भी व्यक्ति को मार डालूंगा। उपनेता झाओ ने दहाड़ लगाई जैसे ही मार्शल सम्राट आभा उत्सर्जित हुई, जो किन्नान की दिशा में लक्षित हमले में बदल गई। शिष्यों की भीड़ ने महसूस किया कि उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई है, क्योंकि उनके चेहरे पूरी तरह से आतंक से भरे हुए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक महान युद्ध छिड़ जाएगा। हालांकि उसी समय दूर से एक गगनभेदी दहाड़ सुनाई दी, जो ऊपर से बिजली गिरने जैसा महसूस हुआ। साले, इसे तुरंत बंद करो। चिल्लाहट में एक भयानक शक्ति थी, जो एक बवंडर की तरह भीड़ में फैल गई। चिल्लाहट से शिष्य पूरी तरह से चकित थे, जिससे उनके भाव बहुत बदल गए। कमजोर साधना वाले लोग तो कुछ कदम पीछे भी हट गए। मार्शल सम्राट क्षेत्र भी 10 परतों में विभाजित था। उपनेता झाओ मार्शल सम्राट क्षेत्र की केवल दूसरी परत पर था। हालांकि चिल्लाहट का स्वामी मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। उपनेता झाओ, जो शुरू में उसे मारने के लिए किन्नान की ओर बढ़ा था, अपने रास्ते में रुक गया। अगले ही पल उसने महसूस किया कि एक भयानक शक्ति उसकी पीठ से आ रही है, जिससे वो घबरा गया और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उसके पास किन्नान को मारने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा। इसके बावजूद भयानक शक्ति अभी भी उपनेता झाओ के शरीर पर उतरी, जिससे वो कांप उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। चेंग बियाओ और मोली पूरी तरह से चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से घटित होंगी। इसके बाद एक गंजा सिर वाला आदमी दिखाई दिया, जिसके हाथ में 2 बड़े हथौड़े थे और एक भयंकर आभा निकल रही थी। आम लोग निश्चित रूप से उसके रूप को देखकर डर जाएंगे। उपनेता झाओ को उसका रूप देखने का मौका मिलने से पहले उसने जल्दी से कहा, वो कौन है? अनुशासन हॉल इस समय नियमों को लागू कर रहा है। अगर आप क्रूर बल के साथ हस्तक्षेप करते हैं। आह! उपनेता झाओ ने अपना सिर घुमाते हुए कहा। वो गंजे सिर वाले आदमी को देखकर बहुत चौंक गया और चिल्लाया,
हॉल हॉल लीडर, क्यों? आप यहां क्यों हैं? एक पल में उपनेता झाओ के पास जो भयंकर आभा थी, वो सदमे के कारण पूरी तरह से गायब हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि नया व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अनुशासन हॉल लीडर था। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में हॉल लीडर संप्रदाय के नेता और महान बुजुर्ग के बाद अधिकार के मामले में दूसरे स्थान पर थे। उनके पास बहुत शक्ति थी और उन्हें रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के शीर्ष अधिकारियों में से कुछ माना जाता था। उदाहरण के लिए, अनुशासन हॉल में उपनेता झाओ जैसे कम से कम 20 उपनेता थे। चेंग बियाओ और मो ली के चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अनुशासन हॉल लीडर यहां होंगे। अन्य शिष्यों के लिए वे पहले से ही हैरान थे और उनकी आंखें चौड़ी हो गई थी। उनके लिए अनुशासन हॉल लीडर को एक महान उपस्थिति माना जा सकता था, क्योंकि उनसे मिलना बेहद मुश्किल था। इससे पहले कि अनुशासन हॉल लीडर बोल पाता, उसी क्षण ऊपर से कुछ दूरी पर एक और शक्तिशाली आभा महसूस की जा सकती थी, जिसने तुरंत भीड़ का ध्यान आकर्षित किया। भावहीन चेहरे वाली एक खूबसूरत मध्यम आयु वर्ग की महिला हवा में कदम रखते हुए धीरे धीरे डोजो के पास पहुंची। उसके शरीर से एक भयानक दबाव निकल रहा था। हालांकि ये अनुशासन हॉल लीडर के शरीर जितना भयंकर नहीं था, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से यादगार था, जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। इस बीच हैरान भीड़ में से कई लोग चौंक कर चिल्लाने लगे, वो कौशल पुस्तकालय की नेता है। मैंने उसे 1 साल पहले संप्रदाय कांग्रेस में देखा था। वो संप्रदाय कांग्रेस की समारोह की संचालक थी। मैंने उसे भी देखा। हे भगवान, अनुशासन हॉल लीडर यहां है। अब कौशल पुस्तकालय लीडर भी यहां है। क्या हो रहा है? 2 हॉल लीडर यहां क्यों आ गए हैं? ओह! इस समय शिष्यों की भीड़ हैरान थी, क्योंकि वे अपने सामने के चौंकाने वाले दृश्य को समझ नहीं पा रहे थे। शिष्य ही नहीं, उपनेता झाओ, चेंग बियाओ, मोली और अन्य बुजुर्ग भी अचंभित थे। उनके हाथ कांपने लगे। अनुशासन हॉल लीडर का अकेले ही उन्हें चकित करने के लिए पर्याप्त था। अब कौशल पुस्तकालय लीडर भी आ गया था। क्या इसका मतलब यह है कि संप्रदाय में कुछ गंभीर हुआ है? इस बीच 2 अलग अलग दिशाओं से 2 और भयानक आभाएं डोजों के पास पहुंची। ऊपर से एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी महिला भीड़ की ओर आते हुए दिखाई दे रहे थे। अनुशासन हॉल और कौशल पुस्तकालय के 2 हॉल लीडरों के बराबर शक्तिशाली आभा उनके शरीर से निकलती हुई महसूस की जा सकती थी। 2 नए लोगों को देखने के बाद उपनेता झाओ अविश्वसनीय रूप से हैरान थे, यहां तक कि उनकी आवाज भी कांपने लगी। हॉल ऑफ फेम लीडर, ट्रेजर वॉल्ट लीडर, क्या क्या? चेंग बियाओ और मो ली के चेहरे पर भाव शून्य थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पिछले 2 हॉल लीडर के आने के बाद 2 और हॉल लीडर आएंगे। ये देखकर सभी ने आंखें फाड़कर देखा और एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई। आज क्या हो रहा है? अनुशासन हॉल और कौशल पुस्तकालय के हॉल लीडर के आने के बाद हॉल ऑफ फेम और ट्रेजर वॉल्ट के लीडर भी यहां हैं। तो वे हॉल ऑफ फेम और ट्रेजर वॉल्ट के लीडर हैं। अभी यहां 4 हॉल लीडर हैं। अरे, कितना अद्भुत दृश्य है! ये संप्रदाय कांग्रेस से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ओह! शिष्यों की भीड़ का आश्चर्य समझ में आता था। मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में कुल 6 अलग अलग हॉल थे। वार्षिक सेक्ट कांग्रेस में नेताओं में से एक इसका मास्टर ऑफ सेरेमनी होता था। अगर सेक्ट में कुछ गंभीर होता तो 2 हॉल लीडर उसे संभालते। हालांकि कुल 4 हॉल लीडर ही थे। ऐसा तभी होता जब शीर्ष 4 सेक्ट के बीच कोई सहयोगात्मक कार्यक्रम होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 4 हॉल लीडर के बाहरी डोमेन डोजो में आने का क्या कारण था? उपनेता झाओ, चेंग बियाओ और भीड़ ने कभी नहीं सोचा था कि इसे किन नाम से जोड़ा जा सकता है। उनकी पहली प्रवृत्ति यह थी कि सेक्ट में कुछ गंभीर हुआ था, जिसके कारण 4 हॉल लीडर एक ही समय में यहां मौजूद थे। उपनेता झाओ ने गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आवाज अभी भी कांप रही थी।
मैं अनुशासन हॉल का उपनेता हूं, आपकी सेवा में। क्या मैं कुछ कर सकता हूं? पहले एल्डर और दूसरे एल्डर तुरंत अपनी सीटों से उठे और हॉल लीडरों का अभिवादन किया। उनमें अब पहले जैसी दबंगई नहीं थी। चारों हॉल लीडर बिना कुछ कहे उनकी ओर देखते रहे और फिर अपनी नजरें वापस खींचने से पहले शिष्यों की भीड़ पर नजर डाली। उसी पल अनुशासन हॉल लीडर ने आखिरकार ठंडे लहजे में कहा, तुम बोलो, मुझे बताओ कि यहां क्या हुआ था, कि तुम्हें व्यक्तिगत रूप से भी इसमें शामिल होना पड़ा। उपनेता झाओ और चेंग बियाओ हिंसक रूप से कांप उठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अनुशासन हॉल लीडर इस बारे में पूछेगा। इससे उनके दिलों में संदेह पैदा हो गया। उपनेता झाओ तुरंत उठे और बोलने के लिए तैयार हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो अनुशासनात्मक हॉल लीडर से काफी भयभीत था, जिससे उसकी आवाज में अस्थिरता महसूस हुई। हॉल लीडर, मैं आज यहां इसलिए हूं क्योंकि। ठीक है, तुम चुप रहो, तुम ठीक से बोल भी नहीं सकते। ऐसी बकवास। अनुशासनात्मक हॉल लीडर ने दहाड़ लगाई, जिससे उपनेता झाओ कांप उठा। इसके बाद लीडर ने चेंग बियाओ की ओर देखा और कठोर लहजे में कहा, तुम वहां हो, मुझे बताओ कि क्या हुआ। चेंग बियाओ अभी भी रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में वास्तविक वजन रखने वाला व्यक्ति था और वो अभी भी शांत रहने और तेजी से बोलने में सक्षम था। हॉल लीडर, हम बाहरी डोमेन शिष्यों के बीच एक बाहरी डोमेन परीक्षण कर रहे थे। हालांकि न केवल एक शिष्य ने नियमों को तोड़ा, बल्कि उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए निषिद्ध गोलियां भी खा ली। इसके अलावा जब उपनेता झाओ आए तो उन्होंने उनका हिंसक तरीके से विरोध करने की हिम्मत भी की, जिसके बाद वह दृश्य सामने आया जिसे आपने देखा। चेंग बियाओ के शब्द अविश्वसनीय रूप से पेचीदा थे। आधे सच बताए गए जबकि दूसरे आधे झूठ थे, जिससे जो कुछ हुआ उसके अधिकांश विवरण छिप गए। चेंग बियाओ को यह स्पष्ट था कि भले ही उसे पता नहीं था कि 4 हॉल लीडर यहां किस लिए आए हैं, लेकिन अगर वो सच बोलता है तो उसका भाग्य तय हो जाएगा। चेंग बियाओ की उम्मीदों के अनुसार 4 हॉल लीडर जल्दी से सवालों को हल कर लेंगे, क्योंकि संभालने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण होगा। अगर नहीं तो वे व्यक्तिगत रूप से यहां नहीं होंगे। 4 हॉल लीडर के चले जाने के बाद किन्नान और अन्य चींटियों से निपटने में बहुत देर नहीं हुई थी। अनुशासनात्मक हॉल लीडर ने अपना सिर हिलाया और अन्य 3 हॉल लीडरों के साथ घूरते हुए कहा, मैं समझ गया। अच्छा, आप एक तरफ खड़े हो जाओ। यह सुनने के बाद पहले बुजुर्ग को थोड़ी राहत मिली। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, चारों हॉल लीडर एक ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए यहां आए थे। हालांकि अनुशासन हॉल लीडर ने भीड़ को देखा और तनावपूर्ण माहौल के बीच अचानक बोल पड़ा, तुम में से कौन है किन्नान? इन शब्दों से चेंग बियाओ और उपनेता झाओ स्तब्ध रह गए, मानो उन्होंने गलती से कुछ सुन लिया हो। हालांकि अगले ही पल उनके हावभाव काफी बदल गए। अनुशासन हॉल लीडर यहां व्यक्तिगत रूप से किन्नान की तलाश कर रहा है। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि किन्नान किसी दूसरे स्तर के जियांटियन दायरे की साधना वाले व्यक्ति को हरा देगा, जबकि वो केवल पहले स्तर के जियांटियन दायरे में था। 4 हॉल लीडरों को तब एहसास हुआ कि किन्नान ने एटाविस्टिक साधना का अभ्यास किया था, जिसने उसे जियांटियन दायरे की पहली परत की ताकत दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एटाविस्टिक साधना के संदर्भ में पहले स्तर के जियांटियन दायरे के साधक के लिए दूसरे स्तर के जियांटियन दायरे की साधना वाले व्यक्ति को हराना पूरी तरह से असंभव नहीं था। उच्चतर साधना वाले व्यक्ति को हराना काफी स्वीकार्य था। शिष्यों की भीड़ की आंखें खुली की खुली रह गई। किन्नान को 4 हॉल लीडरों के सामने उपनेता झाओ और चेंग बियाओ को डांटते देखना उन्हें अज्ञात कारणों से एक सपने जैसा लगा। किन्नान की अभिव्यक्ति शांत हो गई, क्योंकि उसने अपनी मुट्ठियां एक साथ लाकर पूछा, 4 हॉल लीडरों, अब मैंने बोलना समाप्त कर दिया है, तो इन दोनों को किस तरह से दंडित किया जाना चाहिए? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? तीनों नेताओं ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने अनुशासन हॉल नेता की ओर देखा। अनुशासन हॉल नेता ने एक अप्रिय अभिव्यक्ति धारण की,
खोखली हंसी के साथ कहने से पहले, आप दोनों ने जो किया है उसके मामले में आप वास्तव में प्रभावशाली है। यदि ऐसा है तो आप दोनों को 5 साल के लिए एकांत में भेज दिया जाएगा। खुली दुनिया से कोई संपर्क नहीं करने दिया जाएगा। अन्य 3 हॉल नेताओं ने अपने सिर को थोड़ा हिलाया। उपनेता झाओ और बाहरी शिष्य के पहले बुजुर्ग दोनों के पास संप्रदाय में वास्तविक शक्ति थी। जो कुछ हुआ उसके लिए उन्हें मृत्युदंड देना आवश्यक नहीं था। उपनेता झाओ और चेंग बियाओ दोनों ने राहत की सांस ली। हालांकि 5 साल के लिए एकांत में भेजा जाना काफी भारी सजा थी। इसकी तुलना में 5 साल के लिए एकांत में भेजा जाना एक अच्छा परिणाम माना जाता था। ये विचार आते ही उपनेता झाओ और चेंग बियाओ भ्रमित हो गए। उन्हें अभी भी ये समझना बाकी था कि 4 हॉल लीडर किन नान की सहायता करने के लिए क्यों तैयार थे। ऐसा लग रहा था कि चारों हॉल लीडर किन नान के खास करीब नहीं थे। किन नान ने एक बार फिर शांत स्वर में कहा, मैं असहमत हूं। आप असहमत हैं? अनुशासनात्मक हॉल लीडर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने ऐसा दृश्य घटित होगा, क्योंकि उन्होंने अप्रिय स्वर में कहा, आप क्या चाहते हैं? अन्य 3 हॉल लीडरों ने भी अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन नान इस तरह के परिणाम के साथ हार नहीं मानेंगे। ये सुनते ही उपनेता झाओ और चेंग बियाओं के चेहरे तुरंत ठंडे हो गए और उनके दिल नफरत से भर गए। किन नान ने शांत स्वर में कहना जारी रखा, पहले बुजुर्ग ने अपने फायदे के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। बाहरी शिष्यों को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करने से रोक दिया। उसने शिष्यों को बलपूर्वक निष्कासित करने के लिए उपनेता झाओ के साथ मिलकर काम किया। दूसरी ओर उपनेता झाओ ने बिना किसी उचित जांच के प्रतिभाशाली शिष्यों को तुरंत निष्कासित कर दिया। उसने अपने हाथों से एक शिष्य को मारने की भी योजना बनाई। उनके कार्यों के अनुसार उनकी साधना को अपंग कर दिया जाना चाहिए, जबकि उन्हें 100 साल के लिए एकांत में भेज दिया जाना चाहिए। शब्दों को एक बहुत बड़ा विस्फोट महसूस हुआ। चारों हॉल लीडर चौंक गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि किन नान ऐसा अनुरोध करेंगे। उपनेता झाओ और चेंग बियाओं के लिए वे शब्दों को सुनने के बाद बेहद क्रोधित थे। यदि 4 हॉल लीडर घटनास्थल पर मौजूद नहीं होते तो वे निश्चित रूप से किन नान पर हमला करते और उसे मौके पर ही मार देते। असंभव। अनुशासनात्मक हॉल लीडर ने कहा, मैं आपका अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने अभी जो कहा है वो आज जो हुआ उसका परिणाम होगा। 5 साल का एकांत। हालांकि उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की। यह पहली बार था कि अनुशासन हॉल लीडर को किसी बाहरी शिष्य ने बीच में रोका था, क्योंकि किन नान ने धीरे से कुछ शब्द कहे। बैज को उन्होंने नष्ट कर दिया। यह सुनकर चारों हॉल लीडर दंग रह गए। अनुशासन हॉल लीडर ने सहजता से पूछा, कौन सा बैज? किन नान ने जमीन पर पड़े बैज के टुकड़ों की ओर अपनी उंगली उठाई और खोखली हंसी के साथ कहा, स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैज। उन 6 शब्दों को सुनने के बाद चारों हॉल लीडर के हाव भाव भी काफी बदल गए। यह स्पष्ट था कि वे स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैज के महत्व को अच्छी तरह से जानते थे। उसी क्षण अन्य 3 हॉल लीडर ने तुरंत अनुशासन हॉल लीडर की ओर देखा। अनुशासन हॉल लीडर के हावभाव पूरी तरह बदल गए, क्योंकि उसकी आंखों से एक भयानक हत्या का इरादा निकल रहा था, जबकि वो दहाड़ रहा था, तुम दोनों कमीने, क्या तुम खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो? अनुशासन हॉल लीडर बहुत क्रोधित हो गया। वे महान बुजुर्ग से आदेश प्राप्त करने के बाद यहां आए थे, जिसके कारण वे तुरंत यहां पहुंचे। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि किन नान किसी दूसरे स्तर के जियांटियन दायरे की साधना वाले व्यक्ति को हरा देगा, जबकि वो केवल पहले स्तर के जियांटियन दायरे में था। चारों हॉल लीडरों को तब एहसास हुआ कि किन नान ने एटाविस्टिक कल्टीवेशन का अभ्यास किया था, जिससे उसे जियांटियन दायरे की पहली परत की ताकत मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एटाविस्टिक कल्टीवेशन के संदर्भ में पहले स्तर के जियांटियन दायरे के साधक के लिए दूसरे स्तर के जियांटियन दायरे की साधना वाले व्यक्ति को हराना पूरी तरह से असंभव नहीं था। उच्चतर साधना वाले व्यक्ति को हराना काफी स्वीकार्य था। शिष्यों की भीड़ की आंखें
खुली की खुली रह गई। किन्नान को 4 हॉल लीडरों के सामने उपनेता झाओ और चेंग बियाओ को डांटते देखना उन्हें अज्ञात कारणों से एक सपने जैसा लगा। किन्नान की अभिव्यक्ति शांत हो गई क्योंकि उसने अपनी मुट्ठियां एक साथ लाकर पूछा, चारों हॉल लीडर, अब मैं बोलना समाप्त कर चुका हूं। तो इन दोनों को कैसे दंडित किया जाना चाहिए, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? तीनों लीडरों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्होंने अनुशासनात्मक हॉल लीडर की ओर देखा। अनुशासनात्मक हॉल लीडर ने एक अप्रिय अभिव्यक्ति धारण की, खोखली हंसी के साथ कहने से पहले, आप दोनों ने जो किया है उसके संदर्भ में आप वास्तव में प्रभावशाली है। यदि ऐसा है तो आप दोनों को 5 वर्षों के लिए एकांत में भेज दिया जाएगा, जहां खुली दुनिया से कोई संपर्क नहीं किया जा सकेगा। अन्य 3 हॉल लीडरों ने अपने सिर को थोड़ा हिलाया। उपनेता झाओ और बाहरी शिष्य के पहले बुजुर्ग दोनों के पास संप्रदाय में वास्तविक शक्ति थी। जो कुछ हुआ उसके लिए उन्हें मृत्युदंड देना आवश्यक नहीं था। उपनेता झाओ और चेंग बियाओ दोनों ने राहत की सांस ली। हालांकि 5 साल के लिए एकांतवास में भेजा जाना काफी कठोर सजा थी, लेकिन इसकी तुलना में 5 साल के लिए एकांतवास में भेजा जाना एक अच्छा परिणाम माना जाता था। ये विचार आने पर उपनेता झाओ और चेंग बियाओ भ्रमित हो गए। उन्हें अभी भी ये समझना बाकी था कि 4 हॉल लीडर किन्नान की सहायता करने के लिए क्यों तैयार थे। ऐसा लग रहा था कि चारों हॉल लीडर किन्नान के खास करीबी नहीं थे। किन्नान ने एक बार फिर शांत स्वर में कहा, मैं असहमत हूं। आप असहमत हैं? अनुशासनात्मक हॉल लीडर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने ऐसा दृश्य घटित होगा, क्योंकि उन्होंने अप्रिय स्वर में कहा, आप क्या चाहते हैं? अन्य 3 हॉल लीडरों ने भी अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन्नान इस तरह के परिणाम के साथ हार नहीं मानेंगे। ये सुनकर उपनेता झाओ और चेंग बियाओ के चेहरे तुरंत ठंडे हो गए और उनके दिल नफरत से भर गए। किन्नान ने शांत स्वर में कहना जारी रखा, पहले बुजुर्ग ने अपने फायदे के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, बाहरी शिष्यों को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करने से रोक दिया। उसने शिष्यों को बलपूर्वक निष्कासित करने के लिए उपनेता झाओ के साथ मिलकर काम किया। दूसरी ओर उपनेता झाओ ने बिना किसी उचित जांच के प्रतिभाशाली शिष्यों को तुरंत निष्कासित कर दिया। उसने अपने हाथों से एक शिष्य को मारने की भी योजना बनाई। उनके कार्यों के अनुसार उनकी साधना को अपंग कर दिया जाना चाहिए, जबकि उन्हें 100 साल के लिए एकांत में भेज दिया जाना चाहिए। शब्द एक बहुत बड़े विस्फोट की तरह महसूस हुए। चारों हॉल लीडर चौंक गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि किन्नान ऐसा अनुरोध करेंगे। जहां तक उपनेता झाओ और चेंग बियाओ का सवाल है, वे शब्दों को सुनकर बेहद क्रोधित हुए। यदि 4 हॉल लीडर घटनास्थल पर मौजूद नहीं होते तो वे निश्चित रूप से किन्नान पर सीधे हमला करते और उसे मौके पर ही मार देते। असंभव। अनुशासनात्मक हॉल लीडर ने कहा, मैं आपका अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने अभी जो कहा वही आज जो हुआ उसका परिणाम होगा। 5 साल का एकांतवास। हालांकि उसने अपनी बात पूरी नहीं की। यह पहली बार था कि अनुशासन हॉल लीडर को किसी बाहरी शिष्य ने बीच में रोका था, क्योंकि किन्नान ने धीरे से कुछ शब्द कहे, बैज को उन्होंने नष्ट कर दिया। यह सुनकर चारों हॉल लीडर दंग रह गए। अनुशासन हॉल लीडर ने सहजता से पूछा, कौन सा बैज? किन्नान ने जमीन पर पड़े बैज के टुकड़ों की ओर अपनी उंगली उठाई और खोखली हंसी के साथ कहा, स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैज। उन 6 शब्दों को सुनने के बाद चारों हॉल लीडर के हाव भाव भी काफी बदल गए। यह स्पष्ट था कि वे स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैज के महत्व को अच्छी तरह जानते थे। उसी पल अन्य 3 हॉल लीडर ने तुरंत अनुशासन हॉल लीडर की ओर देखा। अनुशासन हॉल लीडर के चेहरे पर एकदम से भाव आ गए। उसकी आंखों से एक भयानक जानलेवा इरादा झलक रहा था और वो दहाड़ रहा था, तुम दोनों कमीनों, क्या तुम खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो? अनुशासन हॉल लीडर बहुत क्रोधित हो गया। ओल्ड शान का आदेश प्राप्त करने के बाद 4 हॉल लीडर व्यक्तिगत रूप से यहां आए थे। ओल्ड शान ने स्पष्ट आदेश नहीं दिए।
उन्होंने केवल 4 हॉल लीडरों को किन्नान को किसी भी खतरे से बचाने के लिए कहा। इसके अलावा हॉल लीडर उनके सामने मौजूद स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए स्वतंत्र थे। हालांकि 4 हॉल लीडरों ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उपनेता झाओ और चेंग बियाओ स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैज को टुकड़ों में तोड़ने की हिम्मत करेंगे। स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैज क्या था? स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैज का अस्तित्व महान एल्डर के आगमन के बराबर था। यहां तक कि मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय के संप्रदाय नेता को भी स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैज को देखते समय उचित व्यवहार करना पड़ता था। उपनेता झाओ द्वारा स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैज को टुकड़ों में तोड़ने और महान एल्डर को चुनौती देने में क्या अंतर था? उस पल चारों हॉल लीडर्स को आखिरकार एहसास हुआ कि ओल्ड शान ने उनमें से 4 को क्यों आने के लिए कहा था। चीजें बहुत गंभीर हो गई थी। अनुशासन हॉल लीडर चारों हॉल लीडर्स में सबसे ज्यादा क्रोधित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिसने स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैज को टुकड़ों में तोड़ा था वो उसके अनुशासन हॉल का ही कोई व्यक्ति था। अगर ओल्ड शान किसी को दोषी ठहराते तो अनुशासन हॉल लीडर के तौर पर वो सबसे पहले निशाना बनता। वो क्रोधित क्यों नहीं होता? जहां तक वाइस लीडर झाओ, चेंग बियाओ और दूसरे लीडर्स की बात है, अनुशासन हॉल लीडर द्वारा चिल्लाए जाने के बाद वे पूरी तरह से बेहोश हो गए और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। अनुशासन हॉल लीडर अचानक इतना क्रोधित क्यों हो गया? क्या यह सिर्फ बैज का टूटना नहीं था? स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैज, ये नाम जाना पहचाना लगता है। अचानक उपनेता झाओ और चेंग बियाओ के शरीर हिंसक रूप से कांप उठे। उनकी आंखें बहुत डर से भर गई और उनके चेहरे पीले पड़ गए। उस पल उन्हें आखिरकार स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैज का महत्व याद आ गया। उपनेता झाओ बेहद भयभीत थे और तुरंत चिल्लाए, हॉल लीडर, हॉल लीडर, मैं, ये, जाओ भाड़ में जाओ। अनुशासनात्मक हॉल लीडर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और फिर मार्शल सम्राट दायरे के शिखर की भयावह आभा को छोड़ते हुए आगे बढ़ा, जो सबके सामने उपनेता झाओ और चेंग बियाओ की ओर था। उपनेता झाओ और चेंग बियाओ तुरंत कांप उठे। उन दोनों के पास ऐसी ताकत के सामने कोई मौका नहीं था। इसके बाद अनुशासन हॉल लीडर ऐसा लग रहा था जैसे वो मानव आकृति में एक क्रूर जानवर में बदल गया हो, क्योंकि उसने दोनों पर एक अविश्वसनीय बल से भरे अनगिनत घूंसे बरसाए जैसे कि आंधी हो। बैंग 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 धमाकों की एक श्रृंखला सुनी जा सकती थी। उपनेता झाओ और चेंग बियाओ ने अपनी पिछली दबंग उपस्थिति खो दी थी और वे दर्द की चीखें निकाल रहे थे और साथ ही उनकी हड्डियां टूटने की आवाज भी आ रही थी। ये देखकर सभी शिष्य अवाक रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अनुशासन हॉल लीडर अचानक क्रोधित हो जाएगा और उपनेता झाओ और चेंग बियाओ की पिटाई कर देगा। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ये बैज की वजह से है? दोनों को इतनी देर तक पीटने के बाद कि अगरबत्ती जलने में समय लग गया। अनुशासन हॉल लीडर के दिल में गुस्सा आखिरकार थोड़ा कम हो गया और उसने अपने घूंसे वापस ले लिए और एक तरफ खड़ा हो गया। उपनेता झाओ और चेंग बियाओ की हालत बहुत खराब थी। उनके कपड़े फटे हुए थे और शरीर खून से लथपथ था। उनकी आभा बहुत कमजोर थी, मानो वे किसी भी क्षण बेहोश हो जाएंगे, जिससे उन्हें देखकर हर कोई गहरी सांस लेने लगा। एक उदाहरण मो ली का था, जिसने ये देखने के बाद अपनी आत्मा खो दी। नांगोंग चेंग, जो पहले रिंग में तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता था, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन वो अपने अत्यधिक सम्मानित गुरु को कुत्ते की तरह पीटता हुआ देखेगा। मो ली और नांगोंग चेंग को ये नहीं पता था कि अगर नेता के दिमाग में थोड़ी भी समझदारी नहीं होती तो वो निश्चित रूप से उपनेता झाओ और चेंग बियाओ को मौके पर ही मार डालता। अनुशासन हॉल के नेता की आंखों में एक बर्फीली अभिव्यक्ति देखी जा सकती थी जब वो बोल रहा था, उपनेता झाओ और बाहरी डोमेन के पहले एल्डर शिष्यों, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलीभगत की है और एक गंभीर अपराध किया है। आज मैं घोषणा करता हूं कि आप उपहॉल नेता और प्रथम एल्डर के रूप में अपनी भूमिकाओं से वंचित हैं
और 100 साल के लिए अनुशासन हॉल में हिरासत में रहेंगे। ये सुनकर सभी के दिल की धड़कनें रुक गई। वे सभी जानते थे कि ये उपनेता झाओ और चेंग बियाओ का अंत होगा। एक मार्शल सम्राट साधक का जीवन काल 150 साल का होता है। अपनी वर्तमान उम्र में 100 साल तक हिरासत में रहने के बाद वे रिहा होने के बाद कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। उपनेता झाओ और प्रथम एल्डर दर्द से करहाते हुए जमीन पर पड़े थे। उनके चेहरों पर एक खाली भाव देखा जा सकता था और उनकी आंखें अभी भी आतंक से भरी हुई थी। दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। इससे उपनेता झाओ को गोंग यांग के शब्द याद आ गए। गोंग यांग ने उसे अपने किए पर पछतावा न करने की याद दिलाई थी, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अब उसे इतना पछतावा हो रहा था कि उसे खून की उल्टी होने जैसा महसूस हो रहा था। किन नान ने दोनों की तरफ देखा और फिर शांत स्वर में कहा, हॉल लीडर, नांगोंग चेंग और मो ली दोनों भी इस साजिश में शामिल हैं। असल में मो ली सिर्फ किन नान का मजाक उड़ाने आया था। उसने साजिश में हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि चूंकि किन नान एक ऐसा व्यक्ति था जो उससे द्वेष रखता था और उसके और मो ली के बीच संघर्ष पहले से ही एक अनसुलझे चरण में था, इसलिए किन नान निश्चित रूप से मो ली को दंडित करने के लिए इस मौके का फायदा उठाएगा। ये शब्द सुनकर मो ली और नांगोंग चेंग के शरीर हिंसक रूप से कांप उठे और उनकी आंखें भय से भर गई। अनुशासन हॉल लीडर ने अपना हाथ हिलाया। नांगोंग चेंग, मो ली को उनकी पहचान से वंचित किया जाएगा और 10 साल के लिए हिरासत में रखा जाएगा। किन नान ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, इन अनुशासन बुजुर्गों ने मुझे भी मारने की कोशिश की। सभी अनुशासन बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ गए थे। उनमें अब पहले जैसा तिरस्कारपूर्ण रवैया नहीं था। अनुशासन हॉल लीडर ने बोलने में संकोच नहीं किया। आप अनुशासन बुजुर्गों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने की हिम्मत की। आप सभी को 30 साल के लिए हिरासत में रखा जाएगा। ये कहने के बाद लीडर ने किन नान की ओर देखा और कहा, युवक, क्या अब तुम संतुष्ट हो? अनुशासन हॉल लीडर वास्तव में कानूनों को लागू करने में न्यायसंगत है। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। किन नान ने अपनी मुट्ठियां एक साथ लाई क्योंकि वो कहना जारी रखता था, हालांकि मेरे दोनों दोस्त 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट्स के साथ शीर्ष प्रतिभाशाली हैं। वे पहले एल्डर की साजिश के कारण ट्रायल में शीर्ष 10 में जगह नहीं बना पाए, जिससे उन्हें एक बेहतरीन मौका गंवाना पड़ा। ये सुनकर चारों हॉल लीडर अवाक रह गए। उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि किन नान कुछ लाभ प्राप्त करने की योजना बना रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 4 हॉल लीडर ने शुरुआत में वाइस लीडर झाओ और चेंग बियाओ को जो दंड दिया था वो बहुत हल्का था। अनुशासन हॉल लीडर को अप्रिय लगा, लेकिन उसके पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ठीक है, आज से तुम्हारे दोनों दोस्त मेरे शिष्य होंगे। अब जब सब कुछ तय हो गया है तो हम चले जाएंगे। अनुशासन हॉल लीडर ने और समय बर्बाद नहीं किया और उसने वाइस लीडर झाओ, चेंग बियाओ, नांगोंग चेंग, मो ली और अनुशासन एल्डर को तुरंत वहां से ले गया। हालांकि जाने से पहले मो ली की आंखों में बहुत गुस्सा देखा जा सकता था। किन नान का मजाक उड़ाने के अलावा उसने साजिश में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया। उसकी उम्मीदों के विपरीत किन नान ने उसे फंसाने की हिम्मत की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे 10 साल के लिए हिरासत में लिया गया। उसके लिए यह कितनी बड़ी आपदा थी। 4 हॉल लीडरों द्वारा समूह को दूर ले जाने के बाद डोजो में अजीब सी खामोशी छा गई। सभी की निगाहें किन नान पर केंद्रित थी। किन नान को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो टूटे हुए स्कारलेट फंगेट पर्पल ड्रैगन बैज के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए ऊपर गया और भीड़ पर नजर डाली। उसने भीड़ के बीच चू यू और शियाओ लेंग को पाया और एक खेदजनक लहजे में कहा, शियाओ लेंग, चू यू, ये सब मेरी गलती थी कि तुम दोनों को निशाना बनाया गया। मैं तुम दोनों के लिए बस इतना ही कर सकता हूं। नहीं भाई नान, बस इतना ही काफी है।
शियाओलिंग और चू यू ने अपने हाथ हिलाए, जबकि उनके चेहरे पर उत्साह के भाव थे। अनुशासनात्मक हॉल लीडर 6 हॉल लीडरों में से एक था, जिसके पास बहुत अधिकार था। ट्रायल में शीर्ष 5 में जगह बनाने से कहीं बेहतर था लीडर का शिष्य बनना। किन नान ने उनकी प्रतिक्रिया देखकर राहत भरी सांस ली। फिर उसने महसूस किया कि भीड़ अभी भी शांत थी, जिससे उसने उत्सुकता से पूछा, अब क्या? आप सभी इतने शांत क्यों हैं? इन शब्दों से पूरी भीड़ में विस्फोट हो गया, जैसे कोई बम फट गया हो। OMFG, सीनियर ब्रदर किन नान, आप बहुत बढ़िया थे। सीनियर ब्रदर किन नान, आप मेरे आदर्श हैं। यहां तक कि 4 हॉल लीडर भी आपको न्याय देने के लिए यहां थे। ये बहुत बढ़िया है। सीनियर ब्रदर किन नान, मुझे लगा कि आप अभी मरने वाले हैं। मैं बहुत चिंतित था। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूं। ओह! शिष्य अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे, जैसे कि वे डोजों को चीर देंगे। उस समय बुजुर्गों के बैठने की जगह में दूसरे बुजुर्ग ने अपने विचार एकत्र किए और ऊंची आवाज में घोषणा की, मैं अब किन नान को मुकदमे में प्रथम आने की घोषणा करता हूं। इन शब्दों के कारण भीड़ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर एक जोरदार जयकार गूंज उठी, प्रथम, 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 प्रथम। आउटर डोमेन ट्रायल का अंत लंबे समय तक चलने वाले जयकारों के साथ हुआ। किन नान, हुआंगलोंग, मोजेशान, जुयू, जियाओलिंग, चू यून और 5 अत्याचारी बाघों सहित आउटर डोमेन के प्रतिभाशाली लोगों को आउटर डोमेन एल्डर्स हॉल में बुलाया गया। दूसरे एल्डर ने अग्रणी स्थान पर खड़े होकर भीड़ की ओर देखा और फिर स्थिर भाव से कहा, आउटर डोमेन ट्रायल के दौरान हुई सभी दुर्घटनाओं के बावजूद आखिरकार ये समाप्त हो गया है। अब मैं अस्थायी रूप से पहले एल्डर की भूमिका निभाऊंगा और ट्रायल के पुरस्कार वितरित करूंगा। ये सुनने के बाद किन नान की आंखें उत्साह से चमक उठीं। दूसरे एल्डर ने अपनी आस्तीन लहराई, जिससे भीड़ के हाथों में कई जेड जार गिर गए। ट्रायल में प्रथम स्थान पर आने वाले किन नान को 2 जेड जार मिले, जिनमें क्रमशः 1 लाख जियांटियन गोलियां और एक सम्राट समृद्ध गोली थी। यह सम्राट समृद्ध गोली वास्तव में आकर्षक है। कोई आश्चर्य नहीं कि नांगोंग चेंग इसे इतनी बुरी तरह से चाहता है। किन नान ने दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों को खोलते हुए खुद से कहा, जिससे वो सम्राट समृद्ध गोली की सतह पर सुनहरे रेखाओं को जालों में मिलते हुए देख पाया, जो गोली के केंद्र में एक रहस्यमयी शक्ति बन गई। ये शक्ति जियांटियन दायरे से परे थी। इसलिए किन नान दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों से इसे देखने में सक्षम होने के बावजूद इसके रहस्यों को समझने में असमर्थ था। उस पल दूसरे बुजुर्ग ने भीड़ का ध्यान फिर से आकर्षित करने के लिए खांसी निकाली, जैसा कि उसने फिर एक गंभीर स्वर में कहा, किन नान, हुआंगलोंग, मोजेशान, जुयू, दाहू, याद रखें कि आप 5 के पास मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन जाने से पहले केवल 10 दिन का समय है। इन 10 दिनों में जियांटियन दायरे तक न पहुंचना याद रखें, क्योंकि जो लोग जियांटियन दायरे तक पहुंच गए हैं उन्हें मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त नहीं होगा। किन नान थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही संदेश समझ गया। बाकी 4 लोग बिना किसी आश्चर्य के शांत रहे। दूसरी ओर यह सुनकर जियाओलिंग और चू यून के चेहरे पर उदासी छा गई। दूसरे बुजुर्ग को पता लग गया कि वे क्या सोच रहे थे। उसने जियाओलिंग और चू यून की ओर देखा और दोस्ताना तरीके से कहा, जियाओलिंग, चू यून, तुम दोनों 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट्स के साथ प्रतिभाशाली हो। तुम्हारी ताकत शिष्यों में सबसे ऊपर मानी जाती है। अगर नांगोंग चेंग और पहले बुजुर्ग की वजह से नहीं, तो तुम दोनों के पास ट्रायल में शीर्ष 5 में आने का एक बड़ा मौका होता। इसलिए अपने नुकसान को समायोजित करने के लिए तुम दोनों को ट्रेजर वॉल्ट की पहली मंजिल से एक खजाना चुनने की अनुमति है। जियाओलिंग और चू यून ने यह सुनने के बाद तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपने विचारों को इकट्ठा किया, उनकी आंखें बहुत आश्चर्य से भर गई। हालांकि उन्हें पौराणिक लाभों के लिए
मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में जाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब वे अनुशासन हॉल लीडर के शिष्य बन गए थे और अब उनके पास ट्रेजर वॉल्ट से खजाना चुनने का मौका था। ये लाभ मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में जाने से ज्यादा बुरे नहीं थे। धन्यवाद। दूसरे बड़े जियाओ लेंग और चू यून ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने कृतज्ञता के भाव से किन नान की ओर देखा। वे दोनों जानते थे कि अगर किन नान नहीं होते तो उन्हें ऐसे लाभ नहीं मिलते। किन नान ने मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया और उसने अपने दिल में राहत भरी सांस ली। जियाओ लेंग और चू यून दोनों उसके दोस्त थे। वो अपने भविष्य को उसके कारण बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता था। अब परिणाम निस्संदेह सबसे अच्छा था। बुजुर्गों के चेहरे पर राहत की भावना थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद किन नान बाहरी डोमेन के बुजुर्गों को परेशान नहीं करेगा। दूसरे बुजुर्ग ने और समय बर्बाद नहीं किया। उसने हाथ हिलाया और कहा, आप सभी को बर्खास्त किया जाता है। किन नान और बाकी लोगों के लिए 10 दिनों के बाद बाहरी डोमेन डोजो में इकट्ठा होना न भूलें। संप्रदाय आप सभी को मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप में लाने के लिए एक आंतरिक डोमेन बुजुर्ग की व्यवस्था करेगा। किन नान और बाकी लोगों ने अपने सिर हिलाए और अपनी मुट्ठियां एक साथ रखीं, इससे पहले कि वे बुजुर्गों के हॉल से बाहर निकले। बाहरी डोमेन के बुजुर्गों के हॉल से बाहर निकलने के बाद समूह अलग नहीं हुआ, बल्कि किन नान के नेतृत्व में एक साथ इकट्ठा हुआ। किन नान ने इन सभी बाहरी डोमेन शिष्यों पर नजर डाली और अपना चेहरा सीधा किया, फिर अपनी मुट्ठियां एक साथ रखीं और कहा, हुआंगलोंग, मोजिशान, जुयू, बाहरी डोमेन ट्रायल में मदद के लिए धन्यवाद। आज से आप सभी को मेरा दोस्त माना जाएगा। जब समय आए तो बेझिझक मुझसे मदद मांगना। ये शब्द किन नान के दिल से निकले ईमानदार शब्द थे। जब नांगोंग चेंग और पहले एल्डर द्वारा दबाव डाले जाने के बाद तीनों उसके लिए रास्ता बनाने को तैयार हो गए, तो किन नान अविश्वसनीय रूप से भावुक हो गया। किन नान एक ऐसा व्यक्ति था जो दोस्ती को गंभीरता से महत्व देता था। वो उन लोगों की अच्छी देखभाल करता था जो उसके प्रति दयालु थे। मोजिशान ने विनम्रता से अपना सिर हिलाया और कहा, आपका स्वागत है। वरिष्ठ भाई किन नान एक न्यायप्रिय व्यक्ति है जिससे मैं बहुत प्रभावित हूं, इसलिए मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार था। जुयू एक फिसलन भरा साथी था, क्योंकि उसने बुदबुदाया, अगर मैं तुम्हें हराने में असमर्थ न होता तो मैं आत्मसमर्पण नहीं करता। यह सुनकर समूह जोर से हंसने लगा। समूह में 5 अत्याचारी बाघों को लगा कि वे एक अजीब स्थिति में हैं। पहले उन्हें नांगोंग एरशाओ ने किन नान को चुनौती देने के लिए लुभाया था और अंत में किन नान द्वारा पीटा गया था। परिणाम स्वरूप उन्होंने पहले किन नान को नाराज किया था। दाहू को बोलने का मन हुआ, लेकिन वो उपयुक्त शब्द नहीं खोज पाया, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया और आखिरकार वो बोल पड़ा, वरिष्ठ भाई किन नान, 5 अत्याचारी बाघों की ओर से मैं हमारे द्वारा की गई परेशानियों के लिए क्षमा चाहता हूं। अगर सीनियर भाई को कोई एहसान मांगना है, चाहे वो तलवारों के पहाड़ पर चढ़ना हो या आग के समुद्र में गोता लगाना हो, तो हम अपनी भौहें नहीं सिकोड़ेंगे। बाकी 4 बाघों ने चूजों की तरह सिर हिलाया और अब उनका पहले जैसा क्रूर रूप नहीं रहा। किन नान ने उन्हें एक अप्रिय नजर से देखा और कहा, तुम पांचों को आज से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और दूसरों को परेशान करना बंद कर देना चाहिए। अगर नहीं तो मैं जब भी तुमसे टकराऊंगी तुम्हें पीटूंगी। 5 अत्याचारी बाघों के चेहरे इन शब्दों को सुनते ही पीले पड़ गए और उन्होंने अपना सिर हिला दिया। किन नान द्वारा पीटे जाने के बाद वे अविश्वसनीय रूप से भयभीत थे, जिससे उन्हें अभी भी घटना याद आने पर बुरे सपने आते थे। इसके बाद 5 अत्याचारी बाघ जल्दी से चले गए, क्योंकि वे किन नान या अन्य के करीब नहीं थे। जियाओ लेंग और चू यून भी अधिक समय तक नहीं रुके। वे दोनों अब अनुशासन हॉल लीडर के शिष्य थे, इसलिए उन्हें अनुशासन हॉल में रिपोर्ट करना पड़ा। मोजिशान और जू यू ने जाने से पहले एक दूसरे के बारे में और अधिक समझने के लिए कुछ देर किन नान से बातचीत की।
आखिरी में जाने वाला हुआंग लॉन्ग था। जाने से पहले उसने अपने दांत भींचे और लाल आंखों से कहा, और उसने ऐसे कहा जैसे वो शपथ ले रहा हो कि नान, तुम रुको। एक दिन मैं, हुआंग लॉन्ग, तुम्हें फिर से चुनौती दूंगा और मैं तुम्हें हरा दूंगा। किन नान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अपना सिर हिलाया। फिर वो अपने निवास पर लौट आया। ओह ओह। कुछ घंटों के बाद बाहरी डोमेन ट्रायल में जो कुछ हुआ वो पूरे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट को पता चल गया। उस पल बाहरी शिष्यों, आंतरिक शिष्यों, आंतरिक बुजुर्गों और यहां तक कि वाइस हॉल लीडर और हॉल लीडरों में से हर कोई पूरी तरह से हैरान था। किन नान नाम का यह बाहरी क्षेत्र का शिष्य पिल कीमिया में बेहद कुशल था और उसने एक पिल कीमिया विशेषज्ञ की गलती भी पकड़ ली थी। इतना ही नहीं, ये किन नान मात्र 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट और आधे जियांटियन दायरे के साधना आधार के साथ दूसरे स्तर के जियांटियन दायरे की साधना वाले किसी व्यक्ति को हराने में सक्षम था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 4 हॉल लीडर व्यक्तिगत रूप से उसे न्याय दिलाने के लिए वहां मौजूद थे और उन्होंने किन नान की खातिर एक वाइस हॉल लीडर, बाहरी क्षेत्र के पहले एल्डर और आंतरिक शिष्यों को गिरफ्तार कर लिया। ये किन नान वास्तव में कौन है? वो मात्र 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ इतनी अविश्वसनीय ताकत और भयानक पृष्ठभूमि कैसे रख सकता था? अंत में एक अज्ञात समय के बाद उनमें से कुछ को याद आया कि कुछ समय पहले किन नान नाम का एक नया शिष्य था जिसने मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में 1000 कदम पार करके रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में इतिहास रच दिया था। इस खोज ने किन नान के नाम को और भी प्रसिद्ध कर दिया, जैसे आग में घी डालना। उस पल सभी ने किन नान के नाम को अत्यधिक सावधानी से नोट किया। इस बीच बाहरी शिष्यों के आंतरिक क्षेत्र में एक पहाड़ पर एक युवक अपने सामने एक महिला की रिपोर्ट सुन रहा था और फिर उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। दिलचस्प है, ओल्ड शान का स्कारलेट फंगेट पर्पल ड्रैगन बैज होना। अगर मुझे सही से याद है तो किन नान नाम का ये लड़का मेरी गर्लफ्रेंड के भी काफी करीब है ना? अगर ऐसा है तो शायद उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। महिला ने अपना सिर हिलाया और आदेश को स्वीकार किया। यदि कोई यहां होता तो उसे पता चल जाता कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि आंतरिक क्षेत्र की शिष्या ली हांग थी। किन नान 5वें निवास पर पहुंचे। उनके चेहरे पर झिझक का भाव था। अब उनके पास 3000 मार्शल सम्राट की गोलियां, 1 लाख जियांटिन गोलियां और एक सम्राट समृद्ध गोली थी। ये एक अविश्वसनीय भाग्य था। हालांकि सफेद जेड जिनसिंग ने उनके साथ साझेदारी करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, फिर भी उन्हें सफेद जेड जिनसिंग पर पूरी तरह से भरोसा करना मुश्किल लगा। क्या होगा अगर ये भाग्य फिर से सफेद जेड जिनसिंग द्वारा भस्म हो जाए? एटाविस्टिक आध्यात्मिक तरल को अवशोषित करने के बाद मेरी क्यूई एटाविस्टिक क्यूई के साथ मिश्रित हो जाती है, जिससे ये पहली परत के जियांटियन दायरे के बराबर हो जाती है। यही कारण था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को हराने में सक्षम था जो दूसरी परत के जियांटियन दायरे में था, जबकि मैं अभी आधे जियांटियन दायरे में हूं। अगर यह सफेद जेड जिनसिंग न होता तो मैं इस अताविक क्यूई को अवशोषित करना जारी नहीं रख पाता। किन नान ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने अपने दांत भींच लिए और फिर एक निर्णय पर पहुंचा। अपनी साधना के लिए उसे जोखिम उठाना पड़ा। किन नान ने निवास में प्रवेश करने से पहले एक गहरी सांस ली, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। जैसे ही वो उस स्थान में प्रवेश किया, सफेद जेड जिनसिंग उसकी ओर एक भेड़िए की तरह उड़ गया, जिसने खून की गंध सूंघी और भिनभिनाते हुए उसके सामने उतरा। किन नान ने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया था और वो तुरंत बोला, तुम मेरे साथ गोलियां खा सकते हो। लेकिन इस बार उसे अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि सफेद जेड जिनसिंग ने एक चमकदार रोशनी छोड़ी जिसने किन नान को पूरी तरह से अपने भीतर समाहित कर लिया। इस अचानक हुई घटना ने किन नान को आश्चर्यचकित कर दिया, जो समय पर प्रतिक्रिया करने में विफल रहा।
जब उसने आखिरकार अपने विचारों को इकट्ठा किया तो किन नान की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और उसने एक उग्र दहाड़ लगाई। तुम कुतिया के बच्चे, तुमने फिर से मेरी सभी गोलियां खाने की हिम्मत की। किन नान तुरंत पागल हो गया। उसकी 3000 मार्शल सम्राट गोलियां, 1,00,000 जियांटिन गोलियां और सम्राट समृद्ध गोली सब खत्म हो गई। ये सफेद जेड जिनसिंग बहुत दूर चला गया है। हालांकि उस पल एक अजीब घटना हुई। सफेद जेड जिनसिंग के डंठल से एक रंगीन रोशनी निकलने लगी, जो फिर 1 मीटर वर्ग के क्षेत्र को कवर करने वाले प्रकाश के एक विशाल क्षेत्र में बदल गई, जिसमें अंदर छिपे रहस्यों को छुपाया गया। पहले से क्रोधित किन्नान ये देखकर दंग रह गया। ये है। किन्नान ने अपना गुस्सा वापस लिया और उसका चेहरा एक उलझन भरे भाव से भर गया। इसके बाद रंगीन गोला एक दर्पण की तरह टूटने लगा, जिससे दरारों से एक चमकदार रंगीन रोशनी निकलने लगी। प्रकाश के भीतर धीरे धीरे एक आकृति दिखाई दी। ये आकृति एक लड़की की थी, जिसकी उम्र लगभग 13 साल थी। उसका चेहरा, हाथ और पैर अविश्वसनीय रूप से पीले थे, जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाले मटन फैट जेड। उसने बैंगनी और सोने के मिश्रित रंग की एक लंबी पोशाक पहन रखी थी। टिमटिमाती पोशाक खजाने के एक दुर्लभ टुकड़े की तरह थी, जो एक रहस्यमय और शक्तिशाली आभा से भरी हुई थी। रंगीन रोशनी की रोशनी में लड़की के शरीर से एक अदृश्य पवित्र प्रकाश निकलता हुआ महसूस किया जा सकता था, जो उसे एक शांत और गर्म रूप दे रहा था, जिससे किसी की भी आंखें उस पर चिपक जाएंगी। ये देखने के बाद किन्नान का चेहरा पूरी तरह से विस्मय से भर गया। इससे पहले दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों से उसने रहस्यमय सफेद जेड जिनसिंग के भीतर छिपी एक शक्तिशाली जीवन शक्ति की खोज की थी। उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि शुरुआती साधारण सड़ती हुई जिनसिंग अब एक छोटी लड़की में बदल गई थी, और इस छोटी लड़की ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक जिनसिंग का लड़की में बदल जाना, क्या यह आध्यात्मिक तत्व का परिवर्तन है जिसका उल्लेख किंवदंतियों में किया गया है? उस क्षण किन्नान ने भी अपने विचारों को अस्त व्यस्त पाया। भले ही रंगीन रोशनी बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी मौके पर स्तब्ध था, जैसे कि वो एक मूर्ख में बदल गया हो। लड़की एक महान आभा उत्सर्जित करते हुए जमीन पर उतरी। उसकी फीकी सुनहरी पुतलियां किन्नान की ओर देखने लगी। इससे पहले कि उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाई दे, उसने कहा, मेरे नौकर को एक मूर्ख की तरह व्यवहार करते देखना बेहद निराशाजनक है। शब्दों को सुनने के बाद किन्नान को थोड़ा होश आया और वो खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका, कौन? तुम कौन हो? मैं। लड़की ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, अपनी पीली गर्दन को दिखाते हुए, और एक परी की तरह गर्व भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मालकिन हूं, राजकुमारी मियाओ मियाओ। राजकुमारी मियाओ मियाओ। किन्नान चौंक गया और एक गहरी सांस ली। अब वो आखिरकार ये मान सकता था कि जिस जिनसिंग के डंठल से वो टकराया था, वो एक जीवित लड़की में बदल गया है। जैसे ही किन्नान और सवाल पूछने वाला था, अचानक उसके मन में एक विचार आया, जिससे उसकी अभिव्यक्ति में बहुत बदलाव आया, क्योंकि उसने एक कठोर स्वर में हत्या करने की मंशा से पूछा, राजकुमारी मियाओ मियाओ, मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन सी राजकुमारी हैं। क्या आप जानती है कि जब से मैंने आपको पाया है, तब से आपने कितनी गोलियां खाई हैं? उन सभी को मुझे वापस दे दो। यदि नहीं, तो मैं उन्हें खुद वापस ले लूंगा। उस पल किन्नान ने अपनी आभा को अथक रूप से प्रकट किया, जिसने उसके पैर के नीचे की चट्टान को तुरंत टुकड़ों में तोड़ दिया। राजकुमारी मियाओ मियाओ ने उसे एक तरफ से देखा और एक स्पष्ट तिरस्कारपूर्ण भाव के साथ कहा, मेरे सेवक के रूप में जो कुछ भी तुम्हारा है वो मेरा अधिकार है। मेरी गांड। किन्नान अब और नहीं रोक सका। उसके भीतर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने एक कदम आगे बढ़कर राजकुमारी मियाओ मियाओ पर जोरदार मुक्का मारा। राजकुमारी मियाओ मियाओ ने अपनी भौहों को सुंदर ढंग से सिकोड़ा,
फिर किन नान की दिशा में अपनी उंगली हिलाई। इस सरल क्रिया में कोई बल नहीं था, लेकिन इसने किन नान के भाव को बहुत बदल दिया। उंगली के झटके ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे कि एक विशाल बाढ़ उसकी ओर कुचल रही हो। वो बल के सामने एक चींटी की तरह महसूस कर रहा था, जिसके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। धमाका! बल की एक धारा किन नान के माथे पर लगी। अचानक दर्द के कारण किन नान ने गहरी सांस ली और वो अविश्वसनीय बल से कुछ कदम पीछे हट गया, जिससे उसके क्रोध की ज्वाला तुरंत बुझ गई। किन नान जिद्दी नहीं था। वो स्पष्ट रूप से जानता था कि झटका का आधा बल उसके माथे पर लगने से पहले ही निकल गया था। अगर नहीं, तो झटका का पूरा बल उसे तुरंत टुकड़ों में तोड़ देगा। तुम किन नान ने अपनी उंगली से अपने माथे को छूते हुए लड़की को देखा। उसका शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था। किसी कारण से भले ही झटका से बल बहुत अधिक नहीं था, लेकिन यह बेहद दर्दनाक था। राजकुमारी मियाओ मियाओ ने उसके उग्र भाव को देखकर मजाकिया लहजे में जवाब दिया, मेरे सेवक के रूप में बहुत शरारती मत बनो। वो झटका एक छोटी सी सजा थी। किन नान ने अपने दांतों को भींचते हुए उसकी ओर देखा, क्योंकि उसने गुप्त रूप से दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों को खोल दिया था। वो देखना चाहता था कि इस राजकुमारी मियाओ मियाओ की ताकत कितनी शक्तिशाली थी। हालांकि किन नान एक नजर से चौंक गया। इस राजकुमारी मियाओ मियाओ की ताकत ओल्ड शान की ताकत के बराबर थी।